तो लोकायत में आपका स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ और उत्तराखंड के प्रख्यात समाज सेवी श्री राजीव लोचन शाह साहब के साथ बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद क्या स्थितियां हैं और आज यहाँ के जल जंगल ज़मीन के प्रश्नों पर क्या हो रहा है, प्रदेश में सरकार के जो मुखिया हैं वो क्या कर रहे हैं, इन सारे सवालों पर हम उनसे चर्चा करेंगे। और आंदोलन के जो लोग थे वो क्या सोचते हैं इस बारे में, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद राहुल जी। ये जो अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक निर्णय आया है, जो उत्तराखंड के अंदर जो नगर महापालिकाएं बनने का या निगम बनने का, और इसके खिलाफ में पहले इसी हाईकोर्ट से एक फैसला आया था कि निगम नहीं बनने चाहिए क्योंकि ये जो है गांव की स्वायत्तता को शायद असर करता है। लेकिन कल जो है वो हाई कोर्ट ने इस बारे में फैसला दिया कि जो सरकार ने कई इलाकों को निगम बनाने का प्रयास किया है वो सही है। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हम ये अभी तुरंत ये चीज़ हुई और इसका उत्तराखंड के जो गांव है और उत्तराखंड की जो पंचायतों के अधिकार है उन सब से बहुत नज़दीक का रिश्ता है, और आपने पंचायत में बहुत काम किया है। तो ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस बारे में सोचते हैं? मुझे तो ये लगता है कि ये जो हमारे प्रदेश में बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ जो भूमाफिया है, ये उसके हित साधने की एक कवायद है। अन्यथा जब 18 साल हमारे राज्य बनने को आए, हमारे पास एक अपना पंचायती राज कानून नहीं है। हम अभी भी उत्तर प्रदेश के ही पंचायती राज कानून से अपना काम चला रहे हैं। तो उस कानून को बनाने या उसे दुरुस्त करने के बदले पंचायतों का या नगर पालिकाओं का परिसीमन करने का क्या तर्क होता है, तो मेरे समझ में कभी आया नहीं। जो फैसला आया था एकल पीठ का, उससे मुझे लगा था कि शायद ये टल जाएगा, सरकार अपनी गलती स्वीकार करेगी। लेकिन कल जो फैसला उलट दिया गया डबल बेंच द्वारा, उससे अब चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की नगर पालिकाएँ किसी काम की होंगी, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने एक अपना पुराना एक लेख दोबारा अपनी साइट पर डाला है जी। उसका शीर्षक ही है कि ये लंगड़ी नगर पालिका है। अच्छा। जब तक नगर पालिकाओं को उसके पूरे अधिकार नहीं मिलते तब तक नगर पालिकाओं का होने का भी कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं होता है जी। तो ज़रूरी ये है कि हमारे वहाँ जो 73 और 74 संविधान संशोधन जो कानून हमारे बन चुके हैं, और जो मुझे लगता है कि संविधान के अंतर्गत जो हमारे प्रदेश की या यहाँ तक कि देश की जनता की खुशहाली के लिए एकमात्र तरीका है। मैं बार बार कहता हूँ कि संविधान के बाहर भी लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं तो उन माओवादियों को भी सलाम करता हूँ जो अपने प्राण उत्सर्ग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा तथ्य है कि सत्ता की हिंसा के सामने उनकी ये छोटी मोटी हिंसा कोई काम नहीं आ सकती। लेकिन जब हमारे पास संविधान के अंतर्गत एक कानून है, 73 और 74 संविधान संशोधन कानून जो है, जिसमें हम 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत ग्राम सभाओं को और 74वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत नगर पालिकाओं को पूरे अधिकार देते हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि इन पर कोई काम ही नहीं हुआ है। मैं ये भी कहता हूँ कि ये लगभग दोनों चीज़ें एक ही साथ शुरू हुई। एक और हम विश्व व्यापार संगठन में गए जी। आर्थिक उदारीकरण का रास्ता हमने चुना। नई एक अर्थव्यवस्था हमने लाने की कोशिश की। आज 25 साल के बाद हम उस आर्थिक उदारीकरण के दुष्परिणाम भी देख रहे हैं, और अब हम ये भी देख रहे हैं कि उसकी असफलता को छिपाने के लिए और उसको जिंदा रखने के लिए किस तरह से हम अंध राष्ट्रवाद और सांप्रदायिक और जाति ध्रुवीकरण और दलितों के लिए एक घृणा का भाव, एक आदि का हम सहारा लेकर हम उसको जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसकी असफलता अब बिल्कुल साबित हो चुकी है। दूसरी ओर जो कानून जनता के हित में बना था, जो सचमुच इस देश की तस्वीर बदल सकता था, उसको हमने कभी कसौटी पर कसने की कोशिश ही नहीं की। जो छिटपुट प्रयोग कुछ प्रदेशों में हुए भी,
मुझे नहीं लगता वो बहुत आगे गए या बहुत मन से किए गए। मतलब भारत के जो राजनेता हैं उन्होंने प्रस्ताव तो पारित कर दिया कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में वो दिल से नहीं चाहते कि कतई नहीं चाहते, विकेंद्रीकरण हो। कतई नहीं चाहते, क्योंकि विकेंद्रीकरण का मतलब हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की वो उक्ति भी जो उन्होंने स्वीकार उक्ति बड़ी ईमानदारी से की थी, अब तो उतनी ईमानदारी भी हमें अपने राजनेताओं में नहीं मिलती, कि हम दिल्ली से 1 रुपया जो देते हैं और गांव तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा रह जाता है जी। एक बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति एक प्रधानमंत्री की थी। अब सवाल ये है कि वो 85 पैसा जाता कहाँ है? वो 85 पैसा दिल्ली से लेकर गांव के स्तर तक जो तमाम जो फिल्टर्स हैं, जो राजनेताओं के, अधिकारियों के और माफियाओं की जो तिकड़ी है जी, वो जहाँ जहाँ जिस जिस रूप में होती है वो पूरा का पूरा उसको ख़त्म कर लेती है। लेकिन एक चीज़ ये नहीं देखते आप कि जो, क्योंकि अभी जो हमारी सत्ता है जिनके हाथों में है, वो हर जो उनके ऊपर संकट होता है उसको जो विजय में बदलने में माहिर हैं। तो जैसे आपने कहा कि 15 पैसा आता है, जो राजीव गांधी का बड़ा प्रसिद्ध उनका स्टेटमेंट था। मोदी जी कह रहे हैं कि हम जो डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं इससे सारा जो है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सीधे पैसा लोगों के पास जाएगा। और लोग इसको, कई गांव के लोग मानने को तैयार हो गए कि अब जो है पैसा हमारा, तो हमारा पैसा सीधे हमारी बैंक में आ रहा है। उसको कैसे हम काउंटर करें? देखिए, ये तो पोस्ट ट्रुथ का ज़माना है, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि जो चीज़ नहीं है वो इस तरह से आपको आपके सामने सत्य बनाकर रख दी जाती है। हमारे आसपास जो घट रहा है उस पर विश्वास न करके जो पूरा एक हमारे जो धारणा जो मीडिया के द्वारा बनाई जाती है, हम उस पर विश्वास करने लगते हैं। अभी हमने जो डिमोनेटाइजेशन का पूरा ड्रामा देखा कि लोग लाइन में लगे भी हैं, मर भी रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि इससे कालाधन समाप्त होगा। ये उसी तरह का एक कथन है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी सत्ता जितनी ज़्यादा विकेंद्रीकृत होगी उतनी ज़्यादा पारदर्शी होगी। एक गांव में, एक छोटे मोहल्ले में बगल में क्या हो रहा है हम उससे अनजान नहीं रह सकते। जी। मेरे बगल के घर में क्या बन रहा है, मैं जो बघार जो दिया जा रहा है उसकी खुशबू से मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आज इनके वहाँ क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। अगर कोई व्यक्ति मेरा पड़ोस में एकाएक संपन्न हो जाता है किसी कारण से, मेरी नज़र में आ जाएगा कि आज से 6 महीने पहले इस आदमी के पास खाने के लिए नहीं था, आज ये संपन्नता कैसे दिखाई दे रही है। तो ये जो चेक एंड बैलेंस भी उसी रूप में होगा जब हम डिसेंट्रलाइज्ड, जो विकेंद्रीकृत जो शासन व्यवस्था है उसको हम जब तक स्वीकार नहीं करते तब तक इसका कोई हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई जरिया नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी लोग कई बार मुझसे असहमत होते हैं कि आप बहुत पीछे की ओर जा रहे हो। जो हमने अपने बुजुर्गों से सीखा, ये मेरा चिंतन नहीं है। जी जी। मैं बता देना चाहता हूँ कि हम बहुत सौभाग्यशाली रहे कि हमको डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा के साथ रहने का मौका मिला। जी जी जी। थोड़ा बहुत उनसे सीखा। रविकिरण जैन PUCL के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने हमको एक एक पैराग्राफ करके, उतनी अच्छी तरह से हम भी नहीं बता सकते, इसलिए कई बार ये बात हमको कई बार समझाने में लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उन्होंने कई बार 73वें 74वें संविधान संशोधन कानूनों का पूरा पाठ करते हुए एक एक वाक्य की व्याख्या करते हुए उनको बताया कि किस तरह से ये हमारे देश की जनता के लिए अच्छा हो सकता है। जब हम BD शर्मा जी इस बात को बार बार कहते थे कि अंग्रेज जब आए और उन्होंने देखा 1857 की क्रांति देखी, तो उन्होंने एक स्टडी करवाई। वो स्टडी ये थी कि इतनी जल्दी गदर की ये आग पूरे भारत में कैसे फैल गई। तब वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जो हमारी पंचायतें थी वो इतनी मजबूत थी, उनमें आपस में इतना परस्पर इतना अच्छा संबंध था और अंदर भी इतनी परस्परता उनमें थी कि वो आग इतनी तेजी से इतनी मजबूती से फैल गई। और तब वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर हम कुछ मतलब मुट्ठी भर लोगों को, पूरे देश को अपने अधिकार में रखना है तो हमको कैसे इन पंचायतों को भंग करना पड़ेगा और अपनी एक ब्यूरोक्रेसी डेवलप करनी पड़ेगी। इसलिए वो कहते थे कि जो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी डेवलप करी उसमें एक चपरास वाला
जी जी चपलास वाला व्यक्ति वो तो सर्वोच्च हो गया, सबसे ताकतवर हो गया, और गांव के अच्छे खासे भले लोग भी जो है वो मतलब अविश्वसनीय हो गए। तो इसलिए स्थितियां ये बन गई हैं कि बच्चा पैदा होता है तो गांव के 4 बुजुर्ग ये नहीं कह सकते कि साहब ये बच्चा मेरे सामने पैदा हुआ, आपको जाके तहसीलदार से बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। अपने अनुभव से बताते थे कि बस्तर में लोग वो सांप के काटने से लोग मरते हैं, अपना इलाज करते थे लोग पहले। नहीं तो वो बॉडी लेके लोग शहर में घूम रहे हैं डॉक्टर के लिए कि वो डेथ सर्टिफिकेट देगा। जी वो उनकी बात पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है कि ये तो सांप के काटे का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक जो उन्होंने एक ब्यूरोक्रेसी बनाई जिससे हम न हमें अपने जन्म पर हमारा अधिकार रहा, न हमें अपने मृत्यु पर हमारा अधिकार रहा। वो अंग्रेजों ने तो इसलिए बनाई कि कुछ लोग बड़ी मजबूती से पूरे देश में राज कर सकें। लेकिन आज़ादी के बाद जो महात्मा गांधी की भी जो परिकल्पना थी कि 8.5 लाख गांव का ये एक गणराज्य होगा, या जिसको फिर बाद में राम मनोहर लोहिया ने चौखंबा राज्य की बात जो कही, उसके बदले हम जिस रास्ते पर पहुंचे उसका ही आज ये परिणाम है कि केंद्र इतना मजबूत होता रहा है और गांव उतने ही विपन्न होते रहे। मतलब बड़े आश्चर्य की बात है कि हम बोलते हैं कि 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया, पंचायतें स्वायत्त हैं, नगर निगम स्वायत्त हैं, लेकिन जब पंचायतों को नगर निगम में डालने की कोशिश हो रही तो कभी किसी ने लोगों से नहीं पूछा बिल्कुल कि भाई कि क्या आप तैयार हैं इसके लिए। नहीं, उसके लिए भी पूरी व्यवस्थाएं उसमें है। जब आप देखते हैं, इस बात तो मैं काफ़ी हद तक भूल भी रहा हूँ क्योंकि अब उस विषय से उतना उसमें संपर्क में नहीं हूँ। उसमें शहरों के भी 3 पूरे स्तर किए गए हैं। एक आपका नगर निगम का है और एक नगर पालिकाओं का है, एक ट्रांजिशनल है जो कभी शहर में जा सकता है। तो उन सब चीज़ों को न करते हुए सिर्फ एक ऑर्डिनेंस के जरिए पूरे गांव को शहरों को मिला देना, उसके पीछे मंशा साफ झलकती है क्योंकि ये शहरों के नज़दीक है, इनकी कीमतें बढ़ रही हैं। और जो हमारी शासक पार्टियों के जो पैरोकार हैं, जो उनके लिए फंड इकट्ठा करने वाले लोग हैं, उनको फ़ायदा हो। इसके अलावा तो कोई मुझे कारण उसका फैसला। तो मतलब ये प्राकृतिक संसाधन हैं वो मतलब अब लूट के लिए फ्री छोड़ दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब हम 1994 के उस राज्य आंदोलन के बाद जब यह तय हो गया था कि राज्य तो देर सवेर बनेगा ही, अब बनना ही है, बनना ही उसने था। और वो एक कम से कम अपने लिए तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो उस वक्त एक राजनीतिक पार्टी थी उत्तराखंड क्रांति दल, जी जिसका सिर्फ एक मात्र जो एजेंडा ही ये था कि राज्य बने, कि राज्य बने। उसने उन 6 सालों में न तो अपना कोई आधार विकसित किया है, कोई जनाधार, कोई संगठन बनाने, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश नहीं की, अपने आप को स्पष्ट नहीं किया इन तमाम मुद्दों पर कि राज्य बनेगा तो क्या होगा। वो सिर्फ जहाँ पर 94 में थे वहीं पर अटके रहे, और जब राज्य बना तो उसके बाद वो ही ताकतें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो ही सत्ता में हावी हो गई। मैं बार बार ये भी कहता हूँ, अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को ही यहाँ की सत्ता में आना था तो राज्य बनने का मतलब ही क्या था कि अब उन्हीं के कुकर्मों की वजह से तो हम मतलब पृथक राज्य की ओर को गए थे, और अंततः फिर हमने उनको अपने सिर में लाद दिया। तो ये एक बहुत बड़ी असफलता थी, और वो असफलता इस रूप में भी थी कि हम अपने मुद्दों को स्पष्ट नहीं कर सके। जैसे गैरसैंण का भूत बार बार अलमारी से बाहर निकल कर आ रहा है। जी बिल्कुल। वो इसलिए कि गैरसैंण उस राज्य आंदोलन के तमाम मुद्दों में, जिनमें महिलाओं के मुद्दे थे, शराब का मुद्दा था और जमीनों का मुद्दा था, हम धारा 371 लागू करने की बात भी यहाँ करते थे। तो उसमें सिर्फ एक गैरसैंण राजधानी का मुद्दा ऐसा है जिसको हम जनता के दिलो दिमाग पर अच्छी तरह से रोक सके। सही कह। हालांकि उस वक्त तक जो मैं 73वें 74वें संविधान संशोधन की बात कह रहा हूँ, उस वक्त तक हम भी उससे बहुत ज़्यादा परिचित नहीं थे। बाद में इन दोनों लोगों से जिनका मैंने जिक्र किया, उनके बाद ही हमने कुछ सीखा इनसे। लेकिन ये गैरसैंण की मांग उस वक्त का हर आदमी जो है मतलब मानने लगा था। इसलिए छत्तीसगढ़ को और आपके क्या कहते हैं उसको, झारखंड को उनकी राजधानी दे दी गई। और हमारी स्पष्ट मांग के बावजूद, मतलब 2 चीज़ों को हमारे बड़ी बेशर्मी से केंद्रीय सत्ता ने, उस वक्त सरकार ने नकारा
कि एक तो गैरसैंण राजधानी नहीं दी गई जी और दूसरा हरिद्वार का पूरा हरिद्वार उत्तराखंड के साथ जोड़ दिया ताकि एक जनांकीय जी, संतुलन बना रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये पहाड़ी जो है कम हो जाएंगे बाद में। ये पहाड़ी जो है ताकतवर ना हो, इन पर एक नियंत्रण नीचे की जो है मैदानी आबादी बनाए रखे। ये बड़ा एक आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया। दो सवाल पहले मैं आपसे केवल इस जानना चाहता हूँ कि उत्तराखंड आंदोलन को जैसे आपने कहा कि जो चलाने वाले लोग थे वो खुद इस आंदोलन के बाद और राज्य बनने के बाद आज हाशिए पे हैं, और जो इस आंदोलन के सबसे बड़े दुश्मन थे, जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गए, वो इस प्रदेश में भी आके मुख्यमंत्री बन गए और वो इस प्रदेश के मतलब सर्वमान्य नेता भी रह गए। क्या कारण है कि उत्तराखंड आंदोलन के लोग या उत्तराखंड क्रांति दल जैसी पार्टियां उत्तराखंड के बनने के बाद भी हाशिए पे हैं? क्या इसमें उत्तराखंड की जनता का ज़्यादा दोष है या पार्टियों का दोष? मैं इसको दो तरीके से देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं पर यह भी लगता है कि जनता भी जो है वो जातियों में ज़्यादा विभाजित है बजाय अपने मुद्दों को लेकर के। जातियों में विभाजन तो हमारे देश का अब एक ऐसा विशिष्ट गुण है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कुल मिला के ये नेतृत्व की ही बहुत बड़ी कमी रही, क्योंकि हम अपने लिए अलग से जनता तो चुन नहीं सकते जी। ये हमारा ही काम है कि हम उस जनता के बीच में जाएं और उनको मुद्दे समझाएं। लेकिन दुर्भाग्य से आप देख रहे हैं वो देश में कहीं नहीं हो रहा है। आज हम पूरे देश के स्तर पर भी देखें तो जितने असहाय हम अपने आप को पाते हैं, कई बार ये देखते हैं जब लोग हमसे कहते हैं कि साहब आपको लालू का उतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा है और आप मोदी के पीछे जा रहे हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ भैया भ्रष्टाचार तो ये है और था और अभी रहेगा और उसका विरोध भी हम करते रहेंगे और उससे निपटने का इलाज भी हमारे पास इस तरह की चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हैं। लेकिन जो देश का जो भाईचारा ही अगर हम खत्म कर देंगे, समाज का जो विध्वंस कर देंगे जी, तो उसका क्या होगा? तो वही लगभग उसी तरह की स्थिति हमारे प्रदेश में भी है। हम उस वक्त जो पूरा एक आंदोलन का दौर एक ऐसा होता कि समाज बड़ा ही उर्वर होता, उस वक्त आप जो कुछ उसे ढंग से दें जी वो ही आगे को पुष्पित पल्लवित बिल्कुल। उत्तराखंड राज्य आने के दौर में भी पहले हम सोचते थे कि जब हम बहुत कम लोग थे उत्तराखंड राज्य की मांग करने वाले जी बिल्कुल, तो उस वक्त लगता नहीं था कि कभी 94 में इस तरह से फूटेगा। लेकिन जो फसल बाहर जो फसल होती है वो तो दिखाई देती है, पौधे को बढ़ते हुए हम देखते हैं, लेकिन जो दिमाग के अंदर जो पलता है वो कभी दिखाई नहीं देता और कभी उसका विस्फोट होता है। और वही विस्फोट हमने 1994 में देखा। लेकिन जिस वक्त जनता उतनी ज़्यादा आंदोलित थी, हम ये सब चीज़ें उस वक्त स्पष्ट नहीं कर सके। अपने तय हमने नैनीताल समाचार की ओर से तो बहुत एक बड़ी अच्छी कोशिश की जी, और वो भी मैं उसका जिक्र यहाँ इसलिए करना चाहूँगा। अपने तरह का एक अजीब सा प्रयोग था वो, जब हमने देखा कि जो तमाम जो अखबार हैं आज भी उनकी भूमिका वही है। उस वक्त तो अपने शुरुआती दौर में था कि किस तरह से उसने पूरे अलग अलग इलाकों की जनता को अलग अलग किया है। जैसे मान लीजिए एक अमर उजाला का मैं उदाहरण दूँ, उसका मेरठ का एडिशन जो निकलता था गढ़वाल के लिए निकलता था और आगे ये बरेली का एडिशन कुमाऊं के लिए निकलता था जी। तो उस वक्त जिले वाले जो आज तो इतनी स्थिति खराब है कि नैनीताल की खबरें अल्मोड़ा में नहीं है, पिथौरागढ़ में नहीं है, तो कुमाऊं की जनता को ये नहीं मालूम होता था गढ़वाल में क्या हो रहा है, गढ़वाल की जनता को ये नहीं मालूम होता था कुमाऊं में हो रहा है। तो और आंदोलन में था क्योंकि एक समझ न होने की वजह से एक बड़े गुस्से में लोग तो थे ही, कर्मचारी सड़कों पर आ गए थे, स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, महिलाएं अपनी शिकायतों को लेकर आ गई थी। तो यही हम नैनीताल में देखते थे कि 10-10, 15-15 हज़ार लोगों के जुलूस रोज़ निकल रहे हैं और वो जुलूस पूरा शहर घूम के जब एक सभा के रूप में नैनीताल फ्लैट्स में एकत्र होते थे और वहाँ जो सभा शुरू होती थी तो उसमें इतनी अराजकता थी कि माइक की छीना झपटी हो जाती। आप बोलने खड़े हुए तो मैंने आपके हाथ से माइक छीन लिया, मैंने माइक पकड़ा, कोई तीसरा आ गया और छीन लिया। इतना धैर्य नहीं, इतना अनुशासन नहीं कि हम एक दूसरे की बात ढंग से सुन सकें। तब हमने एक प्रयोग किया, बहुत दिमाग लगाने के बाद हमने नैनीताल समाचार का सांध्यकालीन उत्तराखंड बुलेटिन एक शुरू किया। अच्छा। हमारे जहाँ जहाँ उत्तराखंड भर में मित्र थे उनसे हमने कहा कि आप ठीक 4 बजे के टाइम है, जो भी टाइम आपको दीदी आप बैठे रहें, यहाँ से हम आपको फ़ोन करेंगे। अच्छा। और हमने यहाँ के PCO से संपर्क किया। हमने कहा साहब आप मदद करेंगे, पैसा किसकी जेब में है नहीं, हम पर्चे भी नहीं छाप सकते हैं, पैसा लगता है। आप 1-1, 2-2 फ़ोन हमको STD कॉल्स हमको करने का मौका दे दिए।
उनका बिल्कुल आप फ़ोन कीजिए, हम आपको फ़ोन करवाएंगे, आप हमारे थ्रू आप फ़ोन कर लीजिए। तो बाद में तो खैर वो स्थितियाँ इतनी अच्छी हो गई कि पूरा एक्सचेंज वालों ने पूरा एक्सचेंज ही हमारे लिए खोल दिया। अच्छा। उनका आप जहाँ नेशनल इंटरनेशनल कोई भी कॉल कीजिए, तो 4 बजे के टाइम में हमारा एक आदमी वहाँ फ़ोन करता था, उसे दिन भर की खबर लेता था, एक कागज़ में चिट लेके हमको भेजता था। अच्छा। तो ऐसे सारे जिलों की खबरें हमारे पास आती थी और फटाफट हम उसको अच्छा। पूरा कंपाइल करके एक रेडियो बुलेटिन के रूप में उसको तल्लीताल में पहले तल्लीताल में पढ़ते थे, मलीताल में पढ़ते थे, और तमाम वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग जो है उसको सुनते थे। उसके साथ कुछ जरूरी रेडियो पे आता था या खाली अनाउंसमेंट होती थी? अनाउंसमेंट होता है। अच्छा। रेडियो की ही तर्ज पर, अच्छा, मतलब माइक पर एक आदमी पढ़ रहा है और कितने लोग उसे सुन रहे हैं। और उसके साथ कुछ एसेंशियल जानकारियाँ होती थी अपने संसाधनों के बारे में, अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, जिसको आप तबसरा कहते थे। और उसकी शुरुआत गिरदा के रोज लिखे हुए छंदों से होती थी। अच्छा। वो पूरा उत्तराखंड काव्य के रूप में अब छप भी चुका है कि उस दिन की घटना पर गिरदा की एक काव्यात्मक टिप्पणी होती थी जिसको हम गाया करते थे। वहाँ से शुरू होता था, फिर खबरें होती थी, फिर तबसरा होता था मेरा लिखा हुआ। अच्छा। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि गिरदा अपनी कविता अलग लिखता था, मैं अपना तबसरा अलग लिखता था, साथ ही साथ बैठ, और नहीं अलग अलग लिखते थे, लेकिन हमें मालूम नहीं होता था कि किसने क्या लिखा है। और अक्सर ये होता था कि कविता में गिरदा भी वही बात कह रहा होता था और आखिर में अपनी संपादकीय टिप्पणी में मैं भी वही चीज़ कह रहा होता था। और उसका सबसे ज़बरदस्त किस्म की एक बड़ा बढ़िया उदाहरण भी है जिसका उल्लेख मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। ये कांग्रेस और खासतौर से भाजपा वाले इसे अपने अपने तर्ज पर इस प्रयोग को भी ख़त्म करना चाहते थे और जनता में तो फूट डालना ही चाहते थे, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता थे वो तो यहाँ से भाग गए थे। हरीश रावत का मुझे मालूम है कि पिथौरागढ़ में उस वक्त वो थे, उनके सामने ही एक पूर्व वहाँ के सांसद थे जीवन शर्मा, उनका मुँह जनता ने काला कर दिया था। तो रातों रात हरीश रावत यहाँ से भागे। उस वक्त तक वो केंद्र शासित की बात करते थे। तब वो दिल्ली जाकर कहने लगे नहीं, उत्तराखंड की जनता तो बहुत गुस्से में है, अब वो पूर्ण राज्य से कम कुछ नहीं मानेंगे। तो बड़े नेता तो अंडरग्राउंड हो गए, भाग गए, लेकिन उनके छोटा कैडर वो तमाम जनता में समाहित होकर पूरे आंदोलन में पूरे खुलकर आंदोलन में आ गया था। लेकिन ये नेता अपनी जो है इन कुटिल चालों से तो बाज नहीं आ सकते थे। तो ये अपनी खुरापात करते रहते, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी, जिसने उस दौर में भी ये अफवाहें फैलाई कि इन नेताओं की क्योंकि गैरसैंण में ज़मीनें हैं इसलिए गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहते हैं। और यहाँ खटीमा के जो लोग मारे गए थे उनको कई तो लाशें ही नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने एक अस्थि कलश यात्रा निकाल दी। और जिस दिन यहाँ अस्थि कलश यात्रा निकलने वाली थी, यहाँ दंगा होते होते जनता इतनी उत्तेजित हो गई थी, दंगा होते होते बचाव। तो यदि प्रशासन 2 अक्टूबर को भी जो 2 अक्टूबर 1994 की घटना है उस पर भी तो भाजपा का योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। खंडूरी का बयान, खंडूरी का स्टेटमेंट है कि लोग हथियार लेके आ रहे हैं, आज लोग सब भूल गए उस चीज को, आज सब भूल गए। तो ये लोग जो है वो ब्राह्मणवाद के सिंबल हो गए सबसे बड़े प्रदेश के अंदर, उसका बहुत बड़ा योगदान है। आज कोई बात भी नहीं करता खंडूरी को उस बयान ने कितना बड़ा नुकसान किया। वो तो सारा गोलाबारी उसने स्टेटमेंट दिया है हाँ, कि हमारे इतने पूर्व सैनिक हैं और वो हथियार लेकर वहाँ आएंगे, तो बन के चले गए उत्तराखंड के। उसने मुलायम सिंह को एक बहाना दिया कि यहाँ करने का, जिसने इतना बड़ा कांड हमारे किया। तो बहरहाल जो मैं कह रहा था कि इन जो है कुटिल चालों को हम पहचान रहे थे, इसलिए हम अपने उत्तराखंड बुलेटिन में इनको भी बेनकाब करने की कोशिश करते थे। तो एक दिन ये हुआ कि ये दोनों लोग, और बड़े ताज्जुब की बात है, अगर आप उत्तराखंड काव्य पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, दोनों लोगों ने उस वक्त पीडी सुधाकर यहाँ कुमाऊं कमिश्नर हुआ करते थे, दोनों ने अलग अलग ज्ञापन कुमाऊं कमिश्नर को दिए। उनकी भाषा 90% एक जैसी है, एक कांग्रेस की ओर से दिया गया, एक भाजपा की ओर से दिया गया। और उसमें ये था कि ये जो है यहाँ पर ये लोग, कुछ लोग जो है यहाँ अफवाहें फैला रहे हैं और राष्ट्रीय दलों के खिलाफ माहौल पैदा कर रहे हैं, और अगर इनको रोका जाए नहीं तो, और ये धारा 144 तोड़कर ये सब कर रहे हैं, इनको रोका जाए नहीं तो हम भी धारा 144 तोड़ने के लिए बाध्य होंगे। अब उनसे किसने मना किया था आप धारा 144 मत तोड़िए। बहरहाल ये खबर अखबार में नहीं छपी, लेकिन हमको मालूम पड़ गई और ज्ञापन भी हमको मिल गए। तो हमने इसका प्रतिकार इस रूप में किया कि पहले तो हमने उस दिन बुलेटिन में इस पर एक टिप्पणी बनाई, फिर हमने जनता से अपील की कि भैया हम तो साहित्य संस्कृति और से जुड़े हुए कुछ लोग, इसे हम अपना
कर्तव्य मानते हैं कि हम आपको सच्चाई आपके सामने लाएं, मुद्दे आपके सामने स्पष्ट करें। जी। कल को राज्य बनेगा तो हम तो फिर पृष्ठभूमि में होंगे, राज्य इन्हीं लोगों को आपका करना है, यही आपके भाग्य विधाता बनने वाले हैं। इसलिए और ये लोग हम चाहते हैं कि हम ये बुलेटिन ना करें। अब अगर आप चाहते हैं कि हम ये बुलेटिन करें तो कल को आप और अधिक संख्या में यहाँ बुलेटिन सुनिए। अच्छा। और अगर आप चाहते हैं कि हम गलत कर रहे हैं तो आप कल को ना आए। हम भी कल को हमेशा की तरह से रोज की तरह से आएंगे, बुलेटिन करेंगे, भीड़ कम देखेंगे तो हम लौट जाएंगे। अच्छा। इसलिए आप में से जो लोग घरों के अंदर बैठ के से सुनते हैं या दूर से सुनते हैं, क्योंकि नैनीताल की पूरी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर अगर हम बोलते हैं तो आवाज़ गूंजते का बहुत दूर से भी आप उसको सुन सकते हैं। खासतौर से उस दौर में जब बिल्कुल ट्रैफिक पूरा बंद था कि गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, तो बहुत साफ साफ बातें दूर से भी वो प्रसारण हमारा सुना जाता था। और अगले दिन आप विश्वास नहीं करेंगे, जितने लोग हमको प्रत्यक्ष दिखाई देते थे बुलेटिन सुनने, उससे 3 गुना लोग वहाँ हम यहाँ पर एक केडी कर्नाटक की दुकान है, उसे हम क्रांति चौक कहते थे। अच्छा। वहाँ से पूरा डांट तक लोगों का ऐसा सैलाब था। अच्छा। कि हमको बुलेटिन खत्म करके उनके बीच से निकलने, क्योंकि मल्लीताल भी हमको बुलेटिन करना था। अच्छा अच्छा। हमको 10-12 मिनट लग गए। तो मतलब ये जनता का उस वक्त वो था। तो मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त लेकिन जितना होना चाहिए था, हालांकि उस बुलेटिन की भी कई जगह रेप्लिकेट किया लोगों ने, से पौड़ी में भी हुआ, गोपेश्वर में भी हुआ, जंतर मंतर में भी हुआ, दिल्ली में काफ़ी दिन तक। हमने उसे 56 दिन तक उसको चलाया। उसके बाद फिर इतनी ठंड होने लगी, दिन इतने छोटे होने लगे कि आपका 6 बजे से भी पहले अंधेरा होने लगा, तो फिर हमको उसे स्थगित करना पड़ा। लेकिन ऐसे प्रयोग और ज़्यादा होते, ये तो हमने एक पत्रकार। लेकिन एक ये नहीं लगता आपको कि जब उत्तराखंड आंदोलन जिस समय ये चरम पे पहुंचा 1994 में, वो आंदोलन एक्चुअल में जो है मंडल विरोधी आंदोलन था निश्चित रूप से। और वो आंदोलन मतलब वो एक प्रकार से कि हमको रिजर्वेशन के एक प्रकार से पूरी जनता को जो है ये दिखा दिया कि उत्तराखंड जो है एक सवर्ण बहुल इलाका है। और पहली बार हमने देखा कि उत्तराखंड के प्रति जो है दिल्ली बम्बई में जो है मीडिया का जो है एक बड़ा लगाव एक अंदरूनी तौर पर रहा। क्या इसके कारण से जो है उत्तराखंड के जो मुख्य मुद्दे थे वो गायब हो गए? और ये एक कारण था। हालांकि वही मैं कह रहा हूँ कि आंदोलन में पूरी गंदगी भी आती है, अच्छाई भी आती है। जो जिनमें 10-10, 15-15 हज़ार लोगों के जुलूस की मैं बात कह रहा हूँ, उसमें हमने इतनी भद्दी बातें मायावती के बारे में जी, मुलायम सिंह के बारे में सुनी। हमने उस दौर में जहाँ एक और हम बुलेटिन कर रहे थे, दूसरी ओर से हमने कौसानी में एक बहुत बड़ी गोष्ठी भी करी थी, जिसमें शमशेर बिस जी ने, मैंने, शेखर ने, हमने, गिरदा ने, हमने पूरे उत्तराखंड में जगह जगह घूमकर लोगों के बीच में बात रखी थी। और फिर उन्हें कौसानी के लिए आमंत्रित किया था कि आप वहाँ आइए। तो वहाँ जैसे श्रीनगर हम पहुँचे तो वहाँ जिन सज्जन को हमने वो बैठक ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने हमारे सामने दलित लोगों को ही रख दिया। अच्छा। वाल्मीकि लोगों को ही रख दिया। अच्छा। तो उन्होंने अपना दर्द, अपनी शिकायतें जो सुनाई, तो उससे भी हमारा कुछ हमें लगा है तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। वहाँ से भी हमने उन चीज़ों को भी समझा। और निश्चित रूप से उसमें एक जाति वो सारी चीज़ तो थी। शुरुआत उसकी मंडल से हुई, यहाँ इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें यह था कि शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो यहाँ की जनता को ये लगा कि हमारे बच्चे शिक्षा से भी वंचित हो रहे हैं, इसलिए वो जनता उस बीच में आई। उसके पीछे मुलायम सिंह का वो एक बयान भी है जिसमें उन्होंने कहा था कि पहाड़ के लोग यहाँ मैदानों में इतने उसमें अगर ये बहुत वो करेंगे तो यहाँ से भी हम इनको कर देंगे। उस गुस्से की भी अभिव्यक्ति थी। इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें अराजकता घनघोर थी, तो उसको ही तो एक दिशा देने की बात थी। हमारे बहुत सारे लोग मतलब जैसे तब भी ये थे, जैसे CPM के लोग थे, अच्छे लोग थे, समझदार लोग थे, लेकिन उनकी पार्टी लाइन ये थी कि हम इस आंदोलन में नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास एक गोरखालैंड का मामला ही फंसा हुआ था। और तर्क यही होते थे उनके, ये अराजक है और इसमें विचार नहीं है। लेकिन हमारा मानना ये था कि आप जब तक मतलब उनके बीच में, भीड़ के बीच में जाओगे नहीं तो उनको आप नियंत्रित भी कैसे करोगे। ऐसा नहीं था, हमको उस वक्त ये डर नहीं था कि ये चीजें बाद में खत्म होने वाली है। लेकिन हमारी ऐतिहासिक जिम्मेवारी हमने समझी कि हम उसको घुसें और उसको नियंत्रित करने की कोशिश करें। हम नहीं कर सके, कितना कर सके ये एक दूसरी बात है। वो खतरा आज भी हमारे सामने। बिल्कुल। अब गैरसैंण राजधानी आंदोलन जैसे दोबारा खड़ा हो रहा है, और इसमें भी बार बार मैं देख रहा हूँ कि वही चीजें, वो जो आज दो अभी दो उत्तराखंड राज दो, जय बद्री जय केदार उत्तराखंड दे सरकार, वो जो उस तरह की चीज थी कि बस जैसे गैरसैंण कोई जादू की छड़ी हो, और गैरसैंण अगर आपको राजधानी अगर आपकी बन जाए
तो आपके सारे दुख का सब खत्म हो जाने खत्म हो वाला जाएगा। एक मैं उनको बार बार ये भी कह रहा हूँ कि अगर सचमुच अगर मान को कल को दबाव बन जाए और सरकार राजधानी बनाई दे, तो आपको क्या मिलना है वहाँ? अंसल या जेपी या ये जगह बड़े बड़े बिल्डर आके बड़े बड़े मकान बना देंगे। एक भद्दी सी विधानसभा आपने यहाँ बनाई दी है, जिसका शिल्प पता नहीं क्या है, न वो राजपूत है, न वो मुगल है, न वो गौथिक है, न वो रोमन है। लेकिन ये ऐसा लगता था, मैं मानो तो मैं एक्चुअल में गैरसैंण के मुद्दे से बड़ा खुश था व्यक्तिगत तौर पर। मैं इसलिए मेरे को लगा, मुझे पता नहीं कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के दिमाग में क्या चीज़ थी, हो सकता है उनके दिमाग में तो कैलकुलेशन था कि ये कुमाऊं से और गढ़वाल से बराबर की दूरी पे इसलिए। लेकिन मैं इसको इसलिए सोचता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि क्या अगर गैरसैंण राजधानी बनता और इस पर बिल्डर को ना आने दिया जाए, और बिल्कुल जो साधारण स्थिति है, क्या हमारे नेता, क्या हमारा राज्यपाल, क्या हमारा मुख्यमंत्री एक आम जनता की तरह नहीं रह सकता कि भाई विधानसभा से पैदल जाएगा राजभवन तक? एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि भाई विधायक लोग ही पैदल जा रहे हैं। अब देहरादून में तो लाल बत्ती की गाड़ियाँ आके जो है पूरा, और वो शहर है वहाँ तो अधिकारियों के लिए बड़े अच्छे हैं कि दून स्कूल है, सारे स्कूल हैं। नेता लोगों के लिए दिल्ली बड़ी पास है, चंडीगढ़ पास है, तो उनके कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ। उस दौर में भी जब हम सोचते थे, और कह रहा हूँ कि वो तो आंदोलन के दिन थे और हर आदमी, सामान्य आदमी सपने देख रहा था, हम तो अपने ढंग से विश्लेषित कर रहे थे चीज़ों को, अपने ढंग से देख रहे थे। तो बिल्कुल इसी तरह की बात है कि अगर गैरसैंण राजधानी हो तो क्यों, नंबर एक तो ये तो ठीक ही है। उससे पहले से भी आंदोलन शुरू होने से पहले ही जो रमाशंकर कौशिक वाली की अध्यक्ष वाली समिति, उसमें गैरसैंण को जो है राजधानी मान ही लिया था लोगों ने। यूकेडी ने वहाँ चंद्रनगर करके शिलान्यास भी कर ही दिया था। जी जी, जी। तो ये वाली बात तो एक तो ये थी कि भौगोलिक रूप से नजदीक थी, दूसरी विशुद्ध ग्रामीण पृष्ठभूमि, क्योंकि एक मानसिकता होती है ना, आप जहाँ पर होते हैं, आप नैनीताल में कि इस रंगीन जो है मतलब माहौल में जी जी, कि हमारे इसी से अगर 40 किलोमीटर दूर कोई गांव भी है जो पानी के लिए तरस रहा होगा, जहाँ मतलब जो जानवरों कृषि जो उजाड़ रहे हैं उनसे परेशान होगा, उसके दर्द हम यहाँ बैठ के इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के बीच में, इतने भव्य कपड़े हुए पहने हुए लोगों के बीच में क्या हम कल्पना कर सकते हैं? गैरसैंण का मतलब था कि आप वहाँ गैरसैंण में खड़े हो रहे हो, चारों ओर पहाड़ दिखाई दे रहे हो, तो आपके दिमाग में मतलब पहाड़ का दर्द जी जी, वाकई में जो उत्तराखंड का जो जिस कारण से स्टेट बना है, वो मुद्दे हमेशा आपके सामने साफ होंगे। दूसरा जो आप कह रहे हैं, हमने कभी नहीं सोचा, हम तो ये सोचते थे कि एक जो वहाँ का प्राइमरी स्कूल है वहाँ बैठ के हम फैसले कर लेंगे। क्या आप सोचते हैं कि भव्य भवन बनने से फैसले भव्य हो जाते हैं? आप दुनिया की तमाम क्रांतियों की बात, सबसे बड़ी बात है, दुनिया की तमाम क्रांतियों की बात सोच सकते हैं। जब फिदेल कास्ट्रो अब मुट्ठी भर लोगों के साथ वहाँ वो कर रहे, वहाँ कि उनकी क्यूबा की किस्मत लिख रहे होंगे, तो क्या उनके पास कोई भव्य भवन थे क्या? जी, फैसला लेने के लिए आपको बड़े भव्य भवन की जरूरत नहीं है। इतने बड़े आपने विधानसभा, संसद विधानसभाओं के इतने बड़े भवन आपने बना दिए हैं, क्या वो काम भी कर रही हैं? क्या बहसें भी हो रही हैं उसमें? तो वही चीज़ हम शहर की भी कल्पना करते थे। मतलब अंग्रेजों ने बड़े शहर बसाए, आज़ादी के बाद एक नई टिहरी हमको मिलता है। जी बिल्कुल, जो उस तरह से पहाड़ का कहीं प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बिल्कुल उसकी कोई आत्मा ही नहीं है। वो नई टिहरी जो है वो पहाड़ की संस्कृति को खत्म करके बनी है ना। तो अब आप क्या, हम सोचते थे शहर कैसा हो जी, तो हम सोचते थे कि आपके चौखुटिया से लेकर कर्णप्रयाग तक का पूरा इलाका एक बहुत बिखरा हुआ सुंदर सा शहर हो, और उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास सड़कें ही हो। उसके लिए हम नई टेक्नोलॉजी के, आप जितना पैदल चल सकते हैं पैदल चलिए, हम रोपवे बनाए, हम टनल का इस्तेमाल करें। हम तो उस वक्त मतलब हमारी अपनी कल्पनाओं में तो हम यहाँ तक जाते थे कि हॉट वाटर जो बैलून, हॉट एयर जो बैलून होते हैं, उनका क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते हम? तो हर चीज़ में हमको एक नया सोचते हुए हम मतलब क्या कर सकते हैं। और दूसरी, उस वक्त तो IT बहुत 94 में तो IT मतलब आज तक के बराबर नहीं था, लेकिन IT आ तो चुका है। तो मुझे याद है राजेंद्र धस्माना और हम बात करते थे जी, तो और हम कहते थे कि आज वो जमाना तो है नहीं जहाँ फोर्ट विलियम से अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं ना, और उतनी फाइलों का अंबार लगा है। आज तो एक छोटे से मतलब पेन ड्राइव में आपके कितनी ही फाइलें आ जाती हैं। तो IT के रूप में हम कितना अपने मतलब ये दफ्तरी काम कम कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, कितना इसको ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करते थे, जो दुर्भाग्य से राज्य बनने के बाद हमारे इन भाग्य विधाताओं ने सोचा ही नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें ये थी कि मैं हमेशा सोचता था कि क्या उत्तराखंड राज्य जो है, उत्तराखंड की जनता और इसकी जो राजधानी बनती, क्या वाकई में जो उत्तराखंड के जो लोग हैं
मैं तो ऐसे इलाके से आया जहाँ की 2000 अभी भी आबादी 2000 की है। यानी कि लोग मेरे को बोलते, मैं बोलता हूँ कि हम जब पहली बार जब लखनऊ दिल्ली गए तो हमारे तो होश फाख्ता उड़ गया कि हम इतनी भीड़ में कैसे रहेंगे, जहाँ मतलब जहाँ हमको मतलब खाली खाली हर जगह दिखाई दे, कोई भी नया शहरों में जाके हमको इतना दिखाई देता कितना बड़ा है, कैसा हर एक घर से फ़ोन करता था कि भाई खोने का डर तो नहीं है, भाई संभल के जाना, इधर उधर खो न जाए। और हमको लगता था कि अगर ये राजधानी बनता है तो ये राजधानी बनेगा तो हमारा मुख्यमंत्री जो है पैदल जाएगा विधानसभा, राज्यपाल जो है पैदल आएंगे, बिल्कुल विधायक आएंगे, तो थोड़ा एक अलग चीज, क्योंकि राज्यपाल मुख्यमंत्री या विधायकों को क्या सामंती सोच के साथ लाल बत्ती के साथ ही होना चाहिए। मैं आपको एक चीज और बताऊं, मैं जब नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री बन के पहली बार अल्मोड़ा आए और उनके पीछे 5-7 गाड़ियां थी तो मैं लिटरली भिड़ गया उनसे वहाँ सर्किट हाउस में। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, इसके लिए बनाया था राज्य आपको हमने कि आप 10-10 गाड़ियां लेकर यहाँ आए। तो वो तो फिर भी शुरुआती दिन थे और स्वामी जी फिर भी उतने कुटिल नहीं थे जितने बाकी हमारे मुख्यमंत्री निकले। लेकिन मतलब शुरुआत वहीं से हम किसी गलत रास्ते मतलब पहुंच गए ना। उससे पहले जो वो एक नैनीताल समाचार के उस अंक में जो है कि इस तरह बना उत्तराखंड राज्य करके एक वो रिपोर्ट जो हमने 9 नवंबर को देहरादून में देखी थी। हम एक बैठक करके मसूरी से लौट रहे थे तो थोड़ी देर हमको देहरादून रुकना पड़ा, उसी रात को शपथ ग्रहण होना था, तो वो भी मैंने लिखा था। तो उसी वक्त से लग गया था ये राज्य किस दिशा में जा रहा है। और आज तो माफिया इस तरह से मजबूत हो गए हैं और जो शासन एक तरह से कहा जाए तो इतना ज़्यादा केंद्रीकृत हो गया। एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ आपको, जो ये ऑल वेदर रोड का जो तमाम बिल्कुल हल्ला गुल्ला मचा जा रहा है, जिसमें हजारों पेड़ बेदर्दी से काटे जा रहे हैं। तो इसके बारे में शेखर पाठक का तो बड़ा अच्छा तर्क होता है कि देवताओं को भी भैया थोड़ा सा सोने के लिए और आराम करने के लिए चाहिए, तो उसके लिए भी उनको 6 महीने जो है मतलब आराम करने दिया जाता है। और मोदी जी हमको उनको जबरदस्ती जगा रहे हैं। बहरहाल इतना ज़्यादा दबाव है कि उस ऑल वेदर रोड के विरोध में जब राधा बहन आदि लोग हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से मिलने गए, ये सब मोदी जी चाहते हैं, केंद्र सरकार ने गुजराती लोगों को ठेका दिया हुआ है। गुजराती दलाल जो है उसमें आ रहे हैं चारों तरफ से। अभी हमने एक अखबार में पढ़ा था कि पूरा किस तरह की वहाँ रोड होगी, मैट कैसे होगी। तो उससे उत्तराखंड के पर्यावरण पे क्या हो या ना हो उससे उनको कोई मतलब ये कि केदारनाथ की त्रासदी के बाद भी कोई सबक हमारी सरकारों ने कोई सबक नहीं सीखा। अब ये पंचेश्वर पर आते हैं, जैसे जी टिहरी का इतना बड़ा उदाहरण हमारे सामने। आज हम पंचेश्वर बांध बना रहे हैं और एक कुमाऊं की सबसे खूबसूरत जो है घाटी उसे हम बर्बाद बहुत खूबसूरत घाटी, और कहना क्या है कि 5000 समथिंग जो भी है मेगावाट वो बिजली बना रहे हैं। और कितने हजार लोग उससे कितने हजार लोग स्थापित कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 30,000 100 कितने गांव हैं। और उसके बाद जो पिथौरागढ़ की वही स्थिति होगी जो आज प्रतापनगर की हो गई। मतलब वो लंका में जब पिथौरागढ़ गया एक कार्यक्रम में तो मैंने उन लोगों से कहा कि आपको तो बिल्कुल कोई चिंता ही नहीं हो रही, आप तो लंका हो जाओगे। लंका का जो हमारे वहाँ जो हमारी मतलब कुमाऊनी में जो मतलब है वो ये होता है कि भैया तुम तो लंका में रहते हो, यानी तुम तो इतनी दूर रहते हो, हम जा नहीं सकते। वो तो जाए ना, जैसे अभी टिहरी में भी नहीं जा सकते। तो मैंने कहा तुम तो लंका हो जाओगे, जो पहाड़ का सबसे तेजी से विकसित होता हुआ शहर पिथौरागढ़ है। तो उसके लिए भी जैसे मैंने एक जल विद्युत परियोजना, हम बेतुकी किस्म की बातें लोग करते हैं कि साहब क्या पानी बर्बाद हो जाए, क्या उससे बिजली न बने, क्या हमको विकास नहीं चाहिए। उसके लिए भी हमने तरीके एक सोचे थे अपने। हम एक बार यहीं पर बैठे थे, हम रविकरण जैन हो गए और रवि चोपड़ा, पता नहीं आप उनसे परिचित हैं कि नहीं। जानता हूँ, परिचित नहीं है लेकिन जानते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई समिति के वन एवं पर्यावरण समिति जो ने जो बड़े बांधों का इम्पैक्ट देखने के लिए जो आपदा 2013 की हुई थी, उसके अध्यक्ष भी वो थे। और उन्होंने पाया था कि नहीं, इन जल विद्युत परियोजना ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। जी। तो वो हो गए। और एक योगेश्वर कुमार IIT दिल्ली के, उन्होंने बहुत पहले वही 76-77 में एक बिजली सत्याग्रह का एक प्रयोग किया था कि बिजली बनाई थी छोटे घराटों से। तो तमाम हम लोग बैठे थे, डॉक्टर बनवारी लाल शर्मा आज़ादी बचाओ आंदोलन के जी। तो वहीं जैन साहब की राय पर ये हुआ कि एक प्रोड्यूसर कंपनी बनाई जाए। जी। और प्रोड्यूसर कंपनी इस तरह की है जैसे आप सहकारिता पर कोई काम करते हैं। अच्छा। उसमें अगर आप एक एरिया डिफाइन करेंगे, उस एरिया के लोग ही उसके शेयर होल्डर होंगे।
यानी अगर कहीं अगर अल्मोड़ा में कहीं सरयू में अगर नदी वो परियोजना बन रही है, मैं नैनीताल से जाके उसका शेयर होल्डर नहीं बन सकता, वहीं के लोग बनेंगे। और वहाँ भी ऐसा नहीं है कि एक बहुत ज़्यादा रईस है तो वो 1000 शेयर खरीद लेगा और दूसरा 100 ही शेयर खरीदेगा। अगर 100 का तय होगा तो सभी के 100 होंगे। तो वो प्रोड्यूसर कंपनी, अच्छा उसमें यह है कि कंपनी एक्ट के अंतर्गत होने की वजह से सरकार का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता। सहकारिता में सरकार एकदम से घुस सकती है। जी 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 जी। आप देख रहे होंगे अमूल जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स के खिलाफ खड़ा था, कुरियन के जाने के बाद वो भी जी जी धीरे धीरे खत्म होने लगा है। तो हमारा था कि इस तरह की जल विद्युत परियोजनाएं जो बड़ी बांधों की वैकल्पिक मतलब विकल्प हो सकते हैं। और पूरा हमने आर्थिकी कैलकुलेट करी थी उसमें। हमने 2 जगह ये शुरुआत भी करी, एक सरयू में नदी में, उस जगह का नाम क्या मैं भूल रहा हूँ, वहाँ, और फिर 53 सिंह चौहान की बाल गंगा घाटी में जी 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 बाल गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी हमने 2 जगह रजिस्टर भी करवाई। जी 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 जी। वो उधर अल्मोड़े वाली तो काफ़ी हद तक अभी रुकी हुई है, क्योंकि वहाँ इस तरह के कोई डायनेमिक किस्म के लोग नहीं थे। 53 वाली तो काफ़ी हद तक आगे बढ़ भी गई है। तो उसमें हमने कैलकुलेट किया था कि अगर 1 मेगावाट बिजली उसमें पैदा होती है, मतलब परियोजना है और 800 किलोवाट ही जनरेट कर रही है, तो गांव की ज़रूरतें पूरी करने के बाद अगर उसको ग्रिड में देते हैं और 150 उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उन 150 परिवारों को करीब 12,000 रुपया महीना मिल सकता है रॉयल्टी से। और आज की तारीख में भी 12,000 रुपया पहाड़ के एक परिवार के लिए बहुत है। इससे कम के लिए पलायन कर रहे हैं लोग। 5-6 हज़ार रुपये के लोग के लिए लोग घर से नौकरी करने बाहर आ रहे हैं कि इतना पैसा अपने घर भेज सकें। तो यही बात करके ये मतलब अब जब ये जन सुनवाई पिछले दिनों हो रही थी, आप उसमें शामिल थे? मैं धौलादी में यही बात कहने गया था कि सिंपल आपको चाहिए 5,000 मेगावाट बिजली चाहिए, 5 में 2.5 नेपाल को मिलनी, 2.5 आपको मिलनी, तो 2,500 छोटी जल विद्युत 1 मेगावाट की बनाइए ना। जी जी। प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में बनाइए। जी बिल्कुल। तो आपको मालूम है मेरी बात ही नहीं सुननी थी, मुझे धकेल मार के बाहर कर दिया। बहरहाल तो ये जो पूरा का पूरा लूट खसोट का ही हो रहा, जो राज्य को हमने बिल्कुल विकेंद्रीकृत एक उसके रूप में देखना चाहा था, जिसमें देखना चाहा था कि आम आदमी की अपना खुद ही करे, क्योंकि बात फिर वहीं आती है ना कि जो 73-74 संविधान संशोधन में कि हमको जो प्रतिनिधि मूलक जो हमारा लोकतंत्र है, जिसमें हम एक आदमी को वोट देते हैं, फिर हमारा तो होता ही नहीं है, और फिर वो जाके वहीं उनके साथ लगे हमारी शोषण की प्रक्रिया में भागीदार हो जाता है। उसकी जगह ये सहभागिता मूलक जो लोकतंत्र है, जिसमें हम अपना विकास, क्योंकि ये भी एक तथ्य है ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने 1986 की प्लेनरी सेशन में राइट टू डेवलपमेंट को भी ह्यूमन राइट माना है कि हम अपने आर्थिक, सांस्कृतिक और जितने भी मतलब वो हैं उसका विकास खुद हम करें। तो मतलब विकास की तो धारणा पे बहस होनी चाहिए। असल में क्या जो हमको लगता है वो ये हो रहा है कि ये विकास के मापदंड तय करके दिल्ली से आ जा रहे हैं, और अभी आपका जो पॉपुलर मीडिया है वो उसको और इंजेक्शन लगा रहा है। तो जो नई जनरेशन खड़ी हो रही है उसको लग रहा है कि जो विकास की विरोध में बोला वो तो हमारा दुश्मन हो गया, ये तो हमारा विकास ही नहीं चाहते। जबकि अगर वो देखें कि उत्तराखंड के अंदर जो टूरिस्ट रिजॉर्ट बन रहे हैं, जो भी इंडस्ट्री है, उसमें कितना पहाड़ी है जो डोमिनेट में पोजीशन में। बिल्कुल। आप क्या केवल चौकीदार और चपरासी बनने के लिए रहेंगे क्या? तो अगर ये भी पूरा नहीं, एक एनेक्डोट और बताऊं मैं आपको। राज्य बनने का कानून जो एक्ट था वो उत्तराखंड राज्य का वो पारित हो गया था, लेकिन राज्य बनने वक्त था। तो उस वक्त के हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त जो बाद में ये भी बने थे अपने खेल मंत्री, क्या नाम था उनका, सरदार जी, वो यहाँ बैठे थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब थी और थोड़ा टाइम था प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैं सबसे पहले पहुँच गया था। तो उन्होंने बताइए साहब, अच्छा ये बताइए कि राज्य बनेगा तो क्या होगा आपका? मैंने कहा मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ, कोई तैयारी तो लग नहीं रही है और मुझे तो लग रहा है कि बहुत अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अब तक यहाँ का आदमी बाहर जाके बर्तन मलता था, अब बाहर का आदमी यहाँ आएगा और यहाँ उससे बर्तन मलवाएगा। बिल्कुल। ये उनके मतलब प्रोफेटिक वर्ड्स थे, जो मतलब जो मैं डरा हुआ था और ज़्यादा उनके शब्दों से डर गया। और उनका कहना बिल्कुल ही यही था, उन्होंने स्विट्जरलैंड और तमाम देशों के उदाहरण देते हुए कि किस तरह से हम पर्यटन को एक पूरे इलाके में फैला सकते हैं, जिसको हम इको टूरिज्म कहते हैं। ये तो इको टूरिज्म भाषा भी नहीं, वो पूरा अर्थ भी नहीं समझते हैं।
इको टूरिज्म के नाम पर भी उन्हीं लोगों को ला रहे हैं जिन्होंने यहाँ का। अभी तो यहाँ की पीसीएस वगैरह सर्विसेज में भी जो है वो बाहर के लोग ज्यादा आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इवन जो रिजर्व सीट है उसमें बाहर के लोग आ रहे हैं, जो नॉन रिजर्व में उसमें बाहर के लोग आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि वो पूरी की पूरी चीज़ें इतनी तेज़ी से बिगड़ी हैं, और उसका फिर उसको सुधारने का क्या तरीका होता है। हम तो यही कह रहा हूँ कि बार बार कि इन सब चीज़ों से ही मतलब यही हमारा विकेंद्रीकृत जो आपकी शासन व्यवस्था है, इसको हम लागू करने के अलावा कोई चारा मुझे तो फिलहाल तो दिखता नहीं है। जो आपने एक बात बोली कि उत्तराखंड के राज्य का जो है पूरा जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक है, जो भूगोल, तो एक भूगोल होता है वो, और एक होता है कि जो जनसंख्या के आधार पे उसके चरित्र को बदल देना। तो जैसे आपने कहा कि हरिद्वार को पूरा का पूरा इधर लाने का था, उस जमाने में भी हम देखते हैं कि शहीद उधम सिंह नगर का जो सवाल था वो बहुत बहुत क्रिटिकल बन गया और हंगामा भी हुआ। लेकिन आज अगर इतने साल बनने के बाद, प्रदेश के बनने के बाद, हमको क्या ये नजर नहीं आ रहा है कि जब परिसीमन की बात होगी अगले 10 साल के बाद, तो पहाड़ की सीटें कम होगी और मैदान की सीटें ज्यादा होंगी। निश्चित रूप से ये तो हर समझदार आदमी से महसूस कर ही रहा है। तो जब ऐसा होगा तो उत्तराखंड राज्य के बनने का जो मूल उद्देश्य था वो खत्म हो जाएगा। वही बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपकी सीमाएं बिल्कुल असुरक्षित हो गई हैं। कहीं भी देखो, अगर आपके जो सरहदी लोग होते हैं वही फौज से ज्यादा मतलब उनका महत्व होता है। जी जी। आप कश्मीर पर पहले हमले के वक्त देखिए, अगर जब पाकिस्तान ने हम मुजाहिद भेजे थे वहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ के लोगों ने उनको देख के तुरंत जो है शोरगुल मचाया था, और वो वहाँ उस वक्त हिंदुस्तान बच गया था, नहीं तो शायद कश्मीर उसी वक्त उनके हाथ से चला जाता। यहाँ के तमाम लोग अगर वो सरहदें छोड़ के इधर को आएंगे, चरवाहे भी वहाँ पर नहीं होंगे, तो आप अपनी सीमाओं को भी कैसे बचा सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इतने बड़े सवाल को सिर्फ जो है लेकिन मतलब इस आधार पर मतलब इग्नोर करना। लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये सवाल बहुत डिबेट हुआ था कि हरिद्वार उत्तराखंड में आएगा या शहीद उधम सिंह नगर उत्तराखंड में आएगा। तो जब आंदोलनकार ये सरकार ने रखा, ये आंदोलनकारियों की डिमांड थी, क्योंकि लोग चाहते थे कि शहीद उधम सिंह नगर जो उत्तराखंड में आए, जबकि शहीद उधम सिंह नगर का प्लेन का हिस्सा तो उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं। उधम सिंह नगर तो पूरा का पूरा उधम सिंह नगर तो नैनीताल जिले का ही क्योंकि हिस्सा था ना, और उधम सिंह नगर के लोग सब उत्तराखंड में आना चाहते थे। सिर्फ वहाँ की एक फार्मर लॉबी जो थी, और बड़े दुर्भाग्य की बात है उसमें सिख लॉबी, मोस्टली सिख लॉबी, और जिसमें बड़ा दुखद ये है कि उसमें हर्षन सिंह सुरजीत जैसे लोग भी थे। जी, बहुत सारे लोग तो शामिल मतलब उन सिखों की मतलब हिमायत में वो लोग भी सामने हैं। लेकिन कुल मिला के जो है उधम सिंह नगर के लोग हमारे साथ आना चाहते थे। ऐतिहासिक रूप से भी उधम सिंह नगर उत्तराखंड का बहुत बड़ा हिस्सा है। चंद राजाओं के रूप से भी देखे तो ये सब चौकियां थी इनकी, चंद राजाओं की, चाहे रुद्रपुर हो, चाहे हरिद्वार भी तो उत्तराखंड। लेकिन हरिद्वार का सिर्फ एक चीज था, मतलब ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त हमारी डिमांड सिर्फ ये थी कि हरिद्वार का कुंभ क्षेत्र इसलिए कि उसका टिहरी के राज परिवार से एक सीधा संबंध। अच्छा, मतलब जो कुंभ की जो शुरुआत होती है उसमें राजा की एक भूमिका होती है। जैसे नंदा देवी का यहाँ मेला होता है, उसमें जो चंद राजा के जो वंशज हैं उनका आज भी वो काशीपुर में रहते हैं, केसी सिंह बाबा वो सांसद भी रहे, तो उनकी अल्मोड़ा, क्योंकि यहाँ के अब तो नंदा देवी का मेला बहुत जगह होता है, लेकिन मूल तो मेला अल्मोड़े का ही है। तो अल्मोड़ा के उस नंदा देवी मेला में केसी सिंह बाबा को आज भी जाना पड़ता पूजा के लिए। अच्छा, और वही स्थिति टिहरी इसके कुंभ मेले की भी है। वो भी आधा पौड़ी में था। हाँ, हरिद्वार का आधा हिस्सा पौड़ी में। तो बाकी तो उतना हम सब उतना ही चाहते थे। अच्छा। क्योंकि ये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ था, एक कम्पैक्ट इकाई बनती थी। बाकी हरिद्वार का बाकी हिस्सा हमने कभी नहीं चाहा। क्या ये जो उत्तराखंड के अंदर जो जबरन जो दूसरे हिस्से डाले गए हैं, ये जानबूझ के निश्चित रूप अधिकारियों ने अपनी गड़बड़ करके डाले थे? हाँ, उसमें तो विशुद्ध रूप से नाम आते थे, प्रमाण तो मैं नहीं दे सकता जी। सुषमा स्वराज का, अपने HKL भगत का, इन तमाम लोगों का था कि ये पहाड़ी नियंत्रण में रहे, और वहाँ जनसंख्या और ज़्यादा बढ़ रही है, और अगर हम आबादी के रूप में ही अगर ये करते रहे, परिसीमन करते रहे, तो सीटें निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगी।
तो मतलब पहाड़ों को जो है ईमानदारी का पनिशमेंट मिलेगा। बिल्कुल जैसे अभी दक्षिण भारत ने कहा कि भाई हमने जो है जनसंख्या नियंत्रण में करी, तो इसका पनिशमेंट हमको मिल रहा है। तो यानी कि उत्तराखंड में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर तो न केवल जनसंख्या कम है, बल्कि जेंडर रेशो भी बहुत नेशनल रेशो से बहुत ऊपर है, महिला पुरुष का जो हिस्सेदारी है। तो ये जो पूरा आने वाले समय में ये उत्तराखंड की जो अस्मिता के लिए जो है एक बड़ा संकट भी हो सकता है। निश्चित रूप से होगा। हालांकि इससे बड़ा संकट तो मैं और ये जो माफियाओं का वर्चस्व है इसके रूप में ज़्यादा देख रहा हूँ, जो केंद्रीकृत हमारी शासन व्यवस्था के जो और दुष्परिणाम है, जो मतलब स्वाभाविक मतलब उसकी रूप से जो हमको ले जाएंगे, उससे उसमें मैं ज़्यादा। तो उत्तराखंड की जो जैसे सांस्कृतिक हम बार बार बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड एक प्रकार से सांस्कृतिक राज्य है, और इसकी संस्कृति से जो है वो खास करके नदी घाटी का जो संस्कृति है, गंगा की संस्कृति, यमुना की संस्कृति, और अब उस संस्कृति पे सबसे बड़ा हमला है कि पूरे बद्री केदार से लेकर के और ऋषिकेश तक जो है हर जगह पे जो है टूरिस्ट रिजॉर्ट तो एक तरफ बन रहे हैं और बड़े बड़े बांध भी बन रहे हैं, और पूरी गंगा को जो है उन्होंने खत्म कर दिया है। गंगा केवल पानी इसमें तब रहता है जब वो थोड़ा सी इलाहाबाद में किसी को नहाना है कुंभ के मेले में, या हरिद्वार में कुंभ का मेला आएगा तो गंगा का पानी बढ़ जाता है। मुझे एक बड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ पर हिंदू संस्कृति का खतरा नहीं नजर आता लोगों को। नहीं, वही तो ये बड़ी ताज्जुब बात है। आपको तो वो श्रीनगर के पास क्या है वो देवी, ज्वाल्पा देवी, नहीं ज्वाल्पा क्या भूल जा रहा हूँ, याददाश्त भी अब गड़बड़ा रही है। तो जब उतने बड़े आप बंद कर दिए, क्या बोल रहे? ना मैंने कहा धारी देवी है वो। हाँ सर, ज्वाल्पा देवी बोल रहे हैं। नहीं धारी, हाँ आप ज्वाल्पा बोले, धारी देवी। अच्छा, अभी क्या, अभी इसका बैटरी तो है ना, बैटरी और है तो आपका ठीक, इसको बीच में जोड़ लेंगे आप। हाँ वो कर लेंगे, एडिट हो गया, ऑन है। हाँ तो अब मतलब धारी देवी जो है डूब रही थी जी बिल्कुल, और वो उसको उठा रहे थे, उसमें उसको कहीं मतलब उसमें उनको कहीं धर्म के कोई क्षति नहीं हो रही थी, जब रेड्डी वहाँ उनको पूरा डुबा रहा था जी। और उस दौर में भी आपने देखा होगा कि मतलब कितनी बड़ी ताकत उनकी थी। मतलब ये ऐसे लोगों को एक ऊपर से तो जो रेड्डी टाइप के लोग जो होते हैं वो तो होते ही होते हैं, स्थानीय स्तर पर दलाल वर्ग इतना बड़ा उनको मिल जाता है कि उन्होंने आपके झुनझुनवाला का मुंह काला कर दिया था। जी बिल्कुल, और उसका क्या नाम है जो अग्रवाल साहब थे, जो डीबी अग्रवाल साहब था, मतलब इतना मतलब वो कतार पे बैठे थे, हाँ तो उनको डी के अग्रवाल के नहीं जी के अग्रवाल जी का जो है कि साथ उतना उन्होंने वो किया। मतलब उस वक्त बड़े कुतर्क होते हैं ना कि इन दलालों के भी, कि पहाड़ ये बाहर के लोग, मतलब अपने वहाँ का जो है बाहर का लोग आपके कितना ही मतलब संवेदनशील हो, आपके हितों के साथ जुड़ा हुआ हो, जबकि हमने हमारे वहाँ तो सरला बहन तक के उदाहरण हैं जी जी, जिन्होंने पूरे मतलब चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जैसे तमाम लोगों की एक फौज तैयार करी सर्वोदय आंदोलन में। तो वो आपको जो लोग पहाड़ की हित की बात करते हैं वो बाहर के लगने लगते हैं जी जी, और रेड्डी जो यहाँ बर्बाद करने आया है वो उनको अपना लगने लगता है। तो उस दौर में ये सब कुछ हुआ। हमने भी बहुत गालियाँ खाई क्योंकि हमारा पुराना आंदोलन का इतिहास था, इसलिए हमको इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते थे। लेकिन उस वक्त आतंक को तोड़ने के लिए हमने मतलब देहरादून में कार्यक्रम किए, श्रीनगर जाके जिस साल भरत झुनझुनवाला का मुँह काला किया गया था वहाँ हमने गिरदा की जो है बरसी वहाँ मनाई ताकि आतंक टूटे। और आज उसके 4 साल बाद वही लोग अब परेशान हैं, पानी नहीं मिल रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि जो उत्तराखंड आंदोलन से संबंधित जो लोग थे, खास करके जो इस पे ज्यादा चिंतन करते थे, और उत्तराखंड क्रांति दल की तो कोई भूमिका मुझे दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो आंदोलन के लोग थे, आप हैं और कई ऐसे लोग थे, वो लोग अभी जो जनता के बीच में अपनी बात को रखने में शायद सफल नहीं हो पा रहे कि ये जो उत्तराखंड के जो प्राकृतिक संसाधनों पे हमला है वो केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, हमारी संस्कृति है और संस्कृति पे हमला है। बात रखी जा रही है। एक तो ये है कि अब आंदोलन करके एक पीढ़ी भी या तो धीरे धीरे खत्म हो रही है या थककर अलग हो रही है, ये मतलब लेकिन जो हाँ फ्रस्ट्रेशन भी है कि जब सपने टूटने का जो दर्द है वो भी उनको अलग कर रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं की जा रही है। लेकिन सवाल ये फिर वहीं पर आता है कि बात है तो जा किस रूप में रही, क्योंकि आप जो कह रहे हैं और मैं जो सुन रहा हूँ उसके बीच में एक मीडिया नाम की चीज़। जी बिल्कुल, मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि
जब ये मीडिया नहीं था तो क्या होता था, कबीरदास जैसा एक कवि कहीं सही। कोई बैठा था, एक कविता वो लिखता था और वो दूसरा उसको सुन के कंठस्थ याद करके फिर तीसरे को सुनाता था, और होते होते जब वो सारे समाज में फैलती थी तो सबको इतना कंठस्थ हो जाती है। आज रामचरितमानस हर आदमी को याद है। तो उसका एक दूसरा अर्थ होता था। अब जो एक मीडिया जो कुछ जो हो रहा है और जो होना चाहिए उसको बताने के लिए एक मीडिया है। जी। और वो अगर आपको गुमराह करता है, किसी मुद्दों को अगर किनारे नहीं छूता है, तो आप उसमें क्या करते हैं? मतलब जो रोज सुबह शाम 100 डेज अगर झूठ बोलता रहेगा तो रात में लगता है कि सच हो गया। तो आप क्या करेंगे? मतलब जो वो गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि उसमें मैं तो मीडिया से उसकी तुलना करता हूँ कि गुरु ने बता दिया भैया ये गोविंद है, पहले इनके पाँव आज तो मीडिया बिल्कुल उठपटांग, मतलब सही को झूठ साबित करने में लग रहा है। जो एक अब्राहम लिंकन की पूरा कथन है, जिसको अल्ट न्यूज़ वालों ने अपने उसमें लेकर रख रखा है कि आप थोड़े से लोगों को बहुत समय तक बेवकूफ़ बना सकते हैं, या बहुत से लोगों को थोड़े समय तक बेवकूफ़ बना सकते हैं, सबको बहुत से लोगों को बहुत समय तक बेवकूफ़ बना सकते हैं। लेकिन आज के मीडिया ने इसको असत्य साबित करके रख दिया कि आपको एक झूठ आपके सामने रख दिया। जब तक आप ये उस झूठ से निपटें और आपको लगे नहीं ये तो झूठ था, तब तक एक नया झूठ आ जाएगा। इस पूरी परिस्थिति इसने तो पोस्ट ट्रुथ पैदा किया है। तो इसलिए अगर मैं कह रहा हूँ मीडिया उसको किस रूप में लेता है या लेने लायक मानता भी है कि नहीं मानता है, तो मेरी बात कहाँ पहुँच गई? इसका एक कारण और भी हो सकता है, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं आप लोग उत्तराखंड आंदोलनकारी थे, प्रमुख लोग थे, और उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड राज्य की डिमांड जो है बहुत पुरानी है, वो तो 1950 से ही। लेकिन क्या कारण है कि उत्तराखंड जो के मांग करने वाले जो मूल लोग थे, जो शुरुआती दौर के, वो तो हाशिए पे हैं, उनको कोई शायद जानता भी नहीं होगा कि उत्तराखंड की मांग कब से स्टार्ट हुई। और क्या इसको आपको ऐसा लगता है कि ये जो आप मुद्दे उठा रहे हैं कि जल जंगल जमीन के, जहाँ छत्तीसगढ़ में, झारखंड में लगातार संघर्ष चल रहा है, हमारे यहाँ संघर्ष इसलिए कामयाब नहीं हो रहा क्योंकि ज़्यादातर उत्तराखंडी लोग जो हैं वो जॉब आधारित हैं, नौकरी बेस्ड, क्योंकि उनके पास अपनी ज़मीनें कुछ खास है नहीं, जंगल की कोई लड़ाई है नहीं, तो सब माइग्रेट करके दिल्ली जा रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत बचे हुए हैं वो बूढ़े लोग हैं। नहीं, निश्चित रूप से नौकरी की तो हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, और इसी से शिक्षा के प्रति भी एक लगाव पैदा किया। पहले लोग नौकरी करने बाहर गए होंगे, फिर उन्होंने जब देखा कि चलो भैया हमको भी तो नौकरी मिल गई, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी को नौकरी कैसे मिलेगी, तो उन्होंने कहा ये तो एक कंपटीशन में इनको आना पड़ेगा, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसलिए शिक्षा का विस्तार यहाँ इस रूप में हुआ। यहाँ तमाम उदाहरण मिलते हैं कि लोगों ने श्रमदान से स्कूल बनाए, प्राइमरी, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, और उसके लिए तमाम किस्म के संघर्ष करके उनको मान्यता दिलवाई, ताकि आपको एक स्तरीय शिक्षा मिल सके, और उस शिक्षा से निकले हुए लोग फिर नौकरियों में जा सके। हम भी श्रमदान के स्कूलों से आए हैं। बिल्कुल। तो अब वो जो है, और इसी जो उत्तराखंड आंदोलन के पीछे फिर बात वहीं पर जाती है। वहाँ पर उनको लगा कि साहब अब तो हमारे लड़कों को मतलब शिक्षा ही नहीं मिलेगी और नौकरियों के उनके रास्ते बंद हो रहे हैं। उसने उस आंदोलन के पीछे बहुत बड़ी ताकत थी। तो वो तो उत्तराखंड की पूरी एक मानसिकता है, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप हम यहाँ डेवलप नहीं कर सके। इसलिए एक सपना हमारा ये भी होता था कि हमारे प्रवासी उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बहुत थे, वो आए, जो अपनी अपनी जगहों पर उन्होंने सफलताएं हासिल करी हैं, अपने उन अनुभवों को यहाँ शेयर करें, यहाँ लोगों को मोटिवेट करें, जिन व्यापार में या जिस रूप में है उसको यहाँ पर लगाएं। तो एक जो जैसे गुजरात के बारे में हम शुरू से सुनते आए हैं, मोदी भले आज उसका कितना श्रेय ले, लेकिन वो अब आज की नहीं है। वो एंटरप्रेन्योरशिप तो उनकी पता नहीं कितनी वो शुरुआत से, मतलब शुरुआत से लोग बताते हैं कि जैसे हमारे यहाँ बच्चे यहाँ वो क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पढ़ते हैं, वहाँ बच्चे वो उस तरह की किताबें पढ़ते हैं कि अपना उद्योग व्यापार कैसे शुरू करता है, वो पढ़ के भी नहीं आता बल्कि बिजनेस सीधे चला जाता है, वो उसी रूप में चला आता है। तो वो चीज़ डेवलप करने की हमें कहीं कोशिश नहीं करी गई। और जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन बड़ा बहुत जो पूरा माहौल था, वो तो हमारी सरकारों की फिर वहीं पर गलती थी ना। आप उन लोगों को बुलाते, अपने लोगों के बीच में एक आत्मविश्वास पैदा करते। उत्तराखंड आंदोलन की एक सबसे बड़ी जो सफलता ये थी कि यहाँ के आदमी को एक आत्मविश्वास मिला, एक अस्मिता का उसमें एक भाव पैदा हुआ।
उससे पहले हम कभी दिल्ली में किसी पूछते भैया कहाँ के, लगता था अगर ये पहाड़ी से पूछते थे कहाँ के हो, तो पहले वो थोड़ी मतलब टाल मटोल करके कहता था नैनीताल का। भैया नैनीताल के कहाँ के हो? नहीं अल्मोड़ा का हूँ। अल्मोड़ा कहाँ के हो? नहीं दनिया का हूँ। तो दनिया कहाँ के हो? तब वो बताता था कि दनिया से उधर को जो है 5 मील दूर उसका गाँव, 5 किलोमीटर। तो उसको बहुत मतलब एक ये लगता कतराता था वो नैनीताल इसलिए मानने को तैयार होता था कि नैनीताल की अंतर्राष्ट्रीय छवि। लेकिन उस आंदोलन के बाद एक ये गर्व का भाव पैदा हुआ कि मैं उत्तराखंडी हूँ, मतलब ये जो भाव पैदा किया। और इसके साथ जो कुमाऊं गढ़वाल का जो एक विभाजन था वो कम हुआ। मतलब ऐसी बात नहीं, ये चीज़ बहुत पहले से चली आ रही है। जब वो शेखर पाठक हमारे ये भी बताते हैं कि जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल का कभी इंटरव्यू जब करते थे, उन्होंने तमाम फ्रीडम फाइटर्स के बहुत लंबे चौड़े इंटरव्यू किए हैं। जी जी। तो वो सारी बात करने के बाद तो कहते हैं मजाक में, फिर उनके कान में कहते थे बैरिस्टर साहब आपने ये गढ़वाल वाला मुद्दा क्यों उठाया? तो फिर बड़े उससे बड़े मतलब शर्माते हुए वो जो है मुस्कुराते थे। तो ये चीज़ें तब भी थी, लेकिन हम लोगों के दौर में जो हमने जो वन आंदोलन का पूरा दौर था, हम लोगों ने इसको भी तोड़ा। मतलब आपको मतलब ये भी मैं बताना चाहूँगा, यहाँ बड़ा सामयिक होगा कि 24 फरवरी 1978 को पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ था। उससे पहले ये अल्मोड़ा बंद हो जाएगा, अच्छा नैनीताल बंद हो जाएगा, देहरादून बंद हो तो जाएगा, बंद हो जाएगा। मांग वो पूरा वन आंदोलन के लिए। अच्छा वन आंदोलन के लिए जो छात्र गिरफ्तार हुए थे, जो दमन हुआ था ना, तो उस वक्त यहाँ पीसी तिवारी, प्रदीप टमटा, ये जगत रौतेला, ये लोग हुआ करते थे। वहाँ वेद उनियाल वगैरह वगैरह तमाम लोग देहरादून में हुआ करते थे। तो एक साथ पूरे उत्तराखंड में मतलब उत्तराखंड बंद हुआ। एक ऐसी पीढ़ी तैयार हुई जिसके लिए मतलब पूरा उत्तराखंड एक था, उसकी इकाई एक थी। तो इन 18 सालों में उसको भी खत्म कर दिया। अब तो पॉलिटिक्स की लड़ाई शुरू हो गई थी। लेकिन तो उत्तराखंड आंदोलन में क्या आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि 78 में बंद हुआ और फिर इतने सारे लोग भी साथ में आए, उसके बाद भी आए, तो क्या ये लगता है कि उत्तराखंड आंदोलन जो है वो जो यहाँ के दलित पिछड़े और जो आदिवासी लोग थे उनको साथ लेने में नाकामयाब रहा? कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं उनको समझने में नहीं समझ पाया, तो उनके अंदर एक फीलिंग था कि रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा उत्तराखंड के अंदर। हाँ मतलब मुझे ईमानदारी से मानना पड़ेगा ऐसा हुआ। हालांकि हमारे वहाँ पूरी स्थितियाँ इस तरह की थी ना, यहाँ दलितों का, ये तो आपने बहुत महसूस किया होगा, यहाँ उस तरह का दमन नहीं है जैसा हम नीचे देखते हैं ना। फिजिकल वायलेंस नहीं है, लेकिन फिजिकल वायलेंस नहीं है, बहुत शातिर किस्म का वायलेंस है। हाँ वो गांव में है, लेकिन गांव में है। और उसके बावजूद भी आप देखते होंगे कि दलितों के साथ हमारे बड़े कम से कम नाम के लिए बड़े अच्छे रिश्ते होते हैं। हमारे चाचा भी चाचा बोलते हैं, मामा बोलते हैं, मामा भी बोलते हैं। और वो हमको भी बहुत ज़्यादा इस तरह से फ़र्क लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। मतलब तब भी जो बहुत ही हमारी बहुत कच्ची उम्र थी, और जब हम तमाम यहाँ अपने उत्तरी भारत के मैदानों में हम तमाम इस तरह के उसको देखते थे, कहानियों में, उपन्यास में पढ़ते थे, तो हमको लगता था ये कैसा हो रहा, कैसे होता होगा। हमारे वहाँ भी ये दमन है, ये कभी इस तरह से महसूस हुआ ही नहीं। और ये मुझे लगता है सारे आंदोलनकारियों के साथ ये रहा, ये समझ थोड़ी बाद में विकसित हुई, इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा वास्तव में नहीं बना। जब उत्तराखंड आंदोलन बन रहा था, तो जैसे होता है कि हर एक आंदोलन का एक चार्टर ऑफ डिमांड होता है शुरू से लेकर के, क्योंकि ये माना जाता है, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर किसी मूवमेंट की कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है तो वो मूवमेंट आने वाले टाइम में सफल नहीं होगा। निश्चित रूप से खाली मतलब एक पॉइंट प्रोग्राम में, क्योंकि मैं भी उस दौरान मतलब इतना समझदार हो चुका था कि मैंने तो उस वक्त दिखे थे चीज़ें, कि मेरे को जो लगा था उस दौरान कि ये आंदोलन जो है वो दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी है। तो एक पॉइंट पे जब कोई आंदोलन चलेगा तो लंबे टर्म में उसके जो है कॉन्ट्रडिक्शन, अंतर विरोध, इसीलिए तो कह रहा हूं कि मुद्दे साफ नहीं हुए ना। जिसे गैरसैंण हमने रोक दिया था लोगों के दिमाग में, और चीज हम नहीं रोक सके। दलितों को लेकर मैं कह रहा हूँ, जो हमने वो यात्रा जो एक मतलब कई जगह करी थी, कई लोगों को बुलाया था, कौसानी में उसके बाद बैठे थे, उसमें अगर श्रीनगर में हम दलितों के बीच में नहीं बैठे और उनके दर्द हमने नहीं सुने होते, तो शायद हमको भी इस
इसका पता नहीं। इसका जो है बहुत ज़्यादा हमको अंदाज नहीं होता। वहाँ से हमको लगा कि ये मामला बहुत संवेदनशील है और इस पर बात होनी चाहिए। बात हुई, लेकिन तब तक वो आंदोलन का वो दौर भी ख़त्म हो गया था और ये एजेंडा में उस रूप से शामिल नहीं हो सका। लेकिन हमने बराबर तब से महसूस किया और अभी भी हम कोशिश करते हैं कि दलित विमर्श हमेशा हमारे साथ रहे। दूसरी जो मेरे को आंदोलन की जो कमी लगी वो लगी कि संसाधनों के बारे में कोई इसका एक साफ तौर पे कोई स्टैंड नहीं था कि हमारी जल जंगल जमीन इस पे हमारे लोगों का होना चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद भी उत्तराखंड की पंचायतों में कोई अधिकार नहीं, पहाड़ों के अंदर उनके पास में गांव समाज की जमीन नहीं है। वो किसी को एक स्कूल खोलने के लिए नहीं बोल सकते हैं, वो किसी को जमीन वितरित नहीं कर सकते देने के लिए। अगर गांव में एक मरघट बनना है तब के लिए भी सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। यानी कि पूरा का पूरा उत्तराखंड जो है जंगल विभाग के कब्जे में आ गया। ये तो कर रहा हूँ, ये समझ भी धीरे धीरे बात के साथ में जो मैं शुरू में जहाँ से हमने बात शुरू करी थी वहीं पर से आई कि प्राकृतिक संसाधनों पर जनता की मालकियत, और ये हमारे जो है संविधान के नीति निर्देशक तत्व में बाकायदा है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग स्थानीय समुदाय अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खुद करे। अब उसमें आपके सुप्रीम कोर्ट का वो बड़ा एक फैसला क्या है, कुछ याद है आपको? आप बता सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के तो काफी फैसले हैं, पर तो नियामगिरी को लेके बहुत अच्छा फैसला है उनका। ना जो उस वक्त जहाँ पर क्या है वो आंध्र प्रदेश का प्रिंसिपल ऑफ एमिनेंट डोमेन का जहाँ पर सवाल आया। हाँ, वो समता जजमेंट एक आई थी। एमिनेंट डोमेन तो ही है। हाँ, तो उस बात उसकी व्याख्या इस रूप में की गई। मतलब हमारे जो बार बार जैन साहब ये भी कहते हैं कि हमारी न्यायपालिका भी उसी अपने एक मानसिकता के रूप में से जकड़ी हुई है। जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त तारकुंडे या कौन थे से हमारे का कम्युनिस्ट नेता, उन्होंने जेल में तिरंगा लहरा दिया, तो उनके ऊपर सेडिशन का केस लगा गया। 15 अगस्त 1947 को जब उन्होंने जेल में तिरंगा फहराया तो सेडिशन का केस लग गया, क्योंकि जज उसी मानसिकता के थे, वो हिंदुस्तान की आज़ादी भी वो नहीं कर पा रहे थे। उसी तरह के अगर आप बाद में देखें तो वो वही मानसिकता उनकी दिखाई देती रही। तो उसमें भी उन्होंने जो है प्रिंसिपल ऑफ एमिनेंट डोमेन का सवाल ले आए कि स्टेट मतलब सारी संपत्ति स्टेट की है, वो चाहे जलाए, नष्ट करे, कुछ करे, वो कर सकती है। और संविधान के नीति निर्देशक तत्व तो पीछे चले गए, आज तक उसने इन सब चीजों को रोक रखा। तो प्रिंसिपल ऑफ एमिनेंट डोमेन मतलब ये है कि आप आदिवासी इलाके में जाए उनको बाहर कर दो क्योंकि स्टेट की सॉवरेनिटी है। आप पहाड़ में आओगे, पहाड़ियों को बाहर कर दोगे, आपकी सॉवरेनिटी है। तो ये इस पे तो सवाल खड़े करने पड़ेंगे हम लोगों को। हाँ, तो ये समझ वास्तव में आंदोलनकार को नहीं थी, लेकिन हमने ये समझ विकसित की और हमने जनता के बीच में देने की कोशिश की, जो आज भी हम कह रहे हैं, क्योंकि अंततः फिर रास्ता वहीं से निकलता है। उत्तराखंड आंदोलन में जो 1994 में जो लोगों के साथ अत्याचार हुआ या जो अधिकारी हुए, आप लोगों ने बहुत मुकदमे लड़े उसमें, हाई कोर्ट में लड़े, उससे पहले और भी चीज। तो सरकारें ईमानदार है या नहीं है? और न्यायपालिका के उस तौर पे नहीं, कतई ईमानदार नहीं है। अब तो लोग भूल भी गए हैं। मतलब वो अधिकारियों को कुछ पनिशमेंट मिली या कुछ? किसी को कुछ नहीं मिला। और मतलब 20 में उबाल आते रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि कोई संगठन नहीं। तो नैनीताल हाईकोर्ट का घेराव कर लिया। हाँ, 2003 में जब अनंत कुमार सिंह जो उस वक्त वहाँ के डीएम हुआ करते थे मुजफ्फरनगर के, हाँ जी, और जिनका एक वक्तव्य बड़ा प्रसिद्ध हुआ कि अगर कोई महिला अकेली गन्ने के खेत में जाएगी तो रेप तो होगा ही। अच्छा, ये वक्तव्य था, ये उसका वक्तव्य था जो उस वक्त बहुत हाईलाइट हुआ था और एक भयंकर गुस्सा हम लोगों में वो पैदा करता था। उस अनंत कुमार सिंह को 2003 में बड़े गुपचुप ढंग से यहाँ MM गिल्डियाल और PC वर्मा की बेंच ने दोष मुक्त कर दिया। अच्छा। और फिर उसके बाद अनंत कुमार सिंह ने वो दिल्ली जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ तो उसकी हिम्मत नहीं हुई। तो जब आया कि ये हो गया, और उसमें यहाँ हमारे उनियाल जो यहाँ के हुआ करते थे, अब फिर एडवोकेट जनरल भी रहे, तो उनका बहुत बड़ा रोल था। अच्छा, उनको छुड़वाने में, उनको छुड़वाने में। अच्छा। जो भी डील हुई उसको अच्छा, उस सबको करने में। तो हम लोगों ने तय किया, उसमें हमारी उत्तराखंड संघर्ष समिति हुआ करती थी, हमने फैसला किया रामनगर में कि हम इस फैसले को 1 सितंबर को नैनीताल हाई कोर्ट में जलाएंगे। अच्छा। ताकि चाहे परिणाम जो कुछ। अच्छा। क्योंकि इसने हमारी अस्मिता पर सीधी चोट करी है। तो
लेकिन उसका दबाव फिर और सभी जगह छिटपुट आंदोलन पूरे उत्तराखंड भर में हुए और अंततः 29 अगस्त को उसी बेंच ने वो फैसला रिकॉल कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो उस बेंच ने आपके खिलाफ कोई मानहानि का ना उसके बाद भी हमने अपना फैसला, लेकिन आप लोग घेराव तो किया ना हाई कोर्ट? हाँ, हमने उसके बाद भी अपना नहीं किया। हमने कहा फैसला चलाने का कोई तर्क नहीं है, फैसला ने वापस ले लिया। लेकिन न्यायपालिका ने इतना गैर जिम्मेदाराना काम किया इसलिए हमारा कार्यक्रम बरकरार रहेगा। हम इसी उस पर पहुंचे और 3 सितंबर को हमने कार्यक्रम पूरा मतलब किया। हम हालांकि उस दिन हमको लगभग पूरे दिन तक हमको कहीं जाने नहीं दिया गया। सारी गाड़ियां बसें इधर उधर से रोक ली गई। फिर भी जितने लोग यहाँ से तो आप लोग हाई कोर्ट गए? हाँ, यहाँ पर पहुँचे तो पूरे दिन हम सभा करते रहे और अंततः हमारे दबाव से फिर हमको मलिताल रिक्शा स्टैंड तक जाने की अनुमति दी गई। तो इतने खुले रूप में न्यायपालिका खिलाफ नारेबाजी हो रही है, मतलब जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अकाउंटेबिलिटी के बारे में तो मतलब चर्चाएं बंद कमरों में होती हैं, लेकिन खुलेआम जब सड़कों में ये सवाल उठाया जा रहा है। कितने लोग आए होंगे उस समय? उसमें होंगे 150 लोग। अच्छा पूरे उत्तराखंड भर के। तो ये हिंदुस्तान के इतिहास की एकमात्र घटना है जो न उससे पहले हुई न उसके बाद हुई कि जब आपने हाई कोर्ट का घेराव कर लिया और जज ने, हाँ, मतलब हाई कोर्ट तक नहीं जाने दिया हूँ हमको। बहरहाल जितना भी है सड़कों में तो सब कुछ हुआ ही। पूरे उत्तराखंड के सारे पुलिस यहाँ बुला के जिस तरह से रोका गया। बहरहाल अब स्थितियाँ ये हैं कि धीरे धीरे जो महिलाओं के 2 बड़े मुद्दे हुआ करते थे, वो एक शराब का सवाल और दूसरा मुजफ्फरनगर कांड के अपराधियों को दंडित कराने का सवाल, वो भी धीरे धीरे पृष्ठभूमि में जाते गए। अब लगभग उनके बराबर बात नहीं होती क्योंकि 18 साल का वक्त बहुत ज़्यादा नहीं होता। होने के बाद हम उधम सिंह को इसलिए याद करते हैं कि उसने कितने 10 साल 15 साल बाद जाके कैक्सटन हॉल में उड़ायर को गोली से उड़ा दिया था। हम सोचते थे शायद हिंदुस्तान में भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा, मतलब जो कम से कम इस मसाल को आगे ले जाएगा, इस लड़ाई को आगे खींचेगा, लेकिन वो स्थितियाँ नहीं हैं। हाल में एक अच्छा सा फैसला है, उस दिन मुझे भी थोड़ा सा मतलब लगा कि हमारे घाव में मलहम लग रहा है जब यहाँ की एक बेंच ने एक मुकदमे के सिलसिले में मुजफ्फरनगर कांड की पूरी स्टेटस पूरा सरकार से मांग लिया कि क्या है, क्यों मामले कहाँ अटके हुए। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या प्रदेश सरकार पे कोई इंटरेस्ट नहीं? जो पहले एडवोकेट जनरल यहाँ के थे नैथानी, उनको हमने बहुत ज़्यादा इस मामले में खींचा था एक बार कि हमने कहा आप तो सिर्फ मुजफ्फरनगर कांड के नाम से ही जो है वाहवाही बटोर रहे हो, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इसको आप बिल्कुल प्रायोरिटी के आधार पर इसको करें। तो उन्होंने ही बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ली और उसके बाद तो ये कहीं है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जब वो यहाँ एडवोकेट जनरल वो व्यक्ति हो गया जिसने अनंत कुमार सिंह को रिहा करने में एक ज़बरदस्त भूमिका अदा करी थी, तो ये मामला कहीं अब उस रूप में रही नहीं गया। लेकिन इस मामले ये जो ताज़ी घटना है इसे थोड़ा सा मतलब अच्छा, मतलब एक भावना के स्तर पर बहुत अच्छा हमने भी महसूस किया। देखें इसका क्या परिणाम निकलता है। इतने सारे लोग, सारे चश्मदीद गवाह खत्म हो गए हैं। तो दोबारा से अगर आता है तो क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन मतलब वही कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आंदोलनकारियों की वो पीढ़ी ख़त्म हो गई है, थक गई है और ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पा रही है और मीडिया कतई मददगार नहीं। तो मैं अब थोड़ा सी कुछ 2-4 व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। वो ये कि आप इतने आंदोलन में रहे, नैनीताल समाचार आपने कब शुरू किया और क्यों शुरू किया? नैनीताल समाचार 1977 से 15 अगस्त 1977 से शुरू हुआ और जिस वक्त शुरू हुआ उस वक्त इसका कोई आंदोलनकारी रुझान ऐसा नहीं था, बल्कि ईमानदारी से कहा जाए तो मेरे ननिहाल में हमसे सबसे करीब वही थे, मेरी माता जी के नाना हुआ करते थे। अच्छा। गुरदास सा एडवोकेट, और उनका पूरा सोच अपना जनसंघी था। जनसंघ तो खैर हाँ तब तो बन गई थी, लेकिन उससे पहले वो हिंदू महासभा ही थे और वो देवीदत्त पंत, सुवेदानंद पंत के बड़े भाई जो MP रहे 2 बार अल्मोड़ा से, उनके खिलाफ इलेक्शन भी लड़े थे, हारे थे। तो उनके साथ ही हमारा उठना बैठना होता था। उनकी जो बैठकें होती थी उसमें इसी तरह की बातें होती थी। और हमारे ये अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग जो बहुत छोटे युवा उन दिनों होते थे वो ऐसा नैनीताल भेज दिया करते थे। तो वो यहीं होटल में रहते थे और अपने फिर जाते वक्त हमारी नानी उनको एक 10 रुपये का बड़ा सा नोट होता था, वो भी उनको बाकायदा उनके हाथ में रखती थी। तो अपना सोच वहीं से निकला। उस वक्त
आप समझिए पांचजन्य और ऑब्जर्वर पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए। अच्छा 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 अच्छा। तो उस तरह का मतलब नैनीताल में कोई इस तरह की राजनीतिक चेतना भी नहीं थी। मतलब एक और उसी वक्त शमशेर सिंह बिष्ट हाँ अल्मोड़ा में तैयार हो रहे थे। दूसरी ओर नैनीताल में हमारी इस तरह का कोई वामपंथी किस्म का कोई चिंतन यहाँ अच्छा नहीं था। डेमोक्रेट हम थोड़ा बहुत हो सकते थे। तो जब अखबार निकला, और अखबार एक ऐसे दौर में निकला क्योंकि इमरजेंसी का दौर हो गया। मतलब इमरजेंसी के दौरान ही हमसे पहले ही हमने अप्लाई कर दिया था। अच्छा और तब तो पत्रिकाएं बंद हो रही थी, खुलने का सवाल ही नहीं था। इमरजेंसी समाप्त होती, हमको नाम टाइटल मिला, हमने रजिस्ट्रेशन किया। 15 अगस्त 77 से हमने निकालने की घोषणा की। तो उस वक्त एक इतना बड़ा शून्य पत्रकारिता के क्षेत्र में पूरे देश में था। पहाड़ में तो इस तरह के अखबार निकले ही नहीं थे। तो हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने तो हमारा अखबार जो है पता नहीं उत्तराखंड के कोने कोने में फैलाया। अच्छा। और एक मतलब युवाओं की पूरी टीम जो जहाँ भी थी वो हमसे स्वतः ढंग से जुड़ गई। लेकिन वो क्योंकि वन आंदोलन का पूरा दौर था, 6 अक्टूबर 1977 को पहली बार एक यहाँ नीलामी हुई। उसमें हम वो एक गए तो थे, एक सारे संवाददाता के रूप में कवर करेंगे और खबर लिखेंगे। लेकिन वहाँ जब देखा तो इस तरह से तो इन आंदोलनकारियों को उठा के हवालात में बंद कर दिया है, नीलामी तो चालू हो गई। तो हम पता नहीं अंदर से क्या आया कि हम अंदर घुस गए और पूरी नीलामी तहस नहस कर दी। अच्छा। तो उसके बाद 28 नवंबर को फिर वो रिपीट वो नीलामी हुई। तो खैर उसके बारे में आंदोलनकारियों ने थोड़ी दौड़ भाग कर रखी थी, लड़कों से जनसंपर्क कर रहा था। तो उसी दिन गिरदा ने का वो गीत आज हमाल तुमन को धरती छो पहली बार गाया गया। गिरदा भी अपनी नौकरी गाँव में लगा के पहली बार सड़क पर आया और हम लोगों ने नीलामी का विरोध किया। फिर हमको गिरफ्तार करके हल्द्वानी भेज दिया गया और यहाँ नैनीताल क्लब जल गया। वो बहुत बड़ी घटना उत्तराखंड मतलब के वन आंदोलन की। तो उस दिन के बाद फिर हम पूरी तरह से आंदोलनकारी हो गए। नैनीताल समाचार आंदोलन का मुखपत्र हो गया। वो दौर ऐसा था कि कोई भी संवेदनशील युवा मतलब वन आंदोलन से बच नहीं सकता था। तो नैनीताल समाचार जब से स्टार्ट हुआ तब से कभी बंद हुआ या बिल्कुल चल रहा था? बीच बीच में कभी कभी अनियमित होता रहा लेकिन कभी बंद नहीं हुआ। और आज भी हालांकि अब उतना उत्साह या उस तरह की क्षमता हम नहीं देखते अपने आप में। लेकिन फिलहाल कोशिश कर रहे हैं कि ये दौर तो इतना अंधकारमय है कि कम से कम एक दिया जलाए रखना भी बहुत बड़ी जरूरत है। तो इसकी आगे की क्या योजना है? आगे की योजना आपके बाद कौन? नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आज की पीढ़ी में कोई इस तरह से लोग आ नहीं रहे। नहीं, कोई आप सोचते तो होंगे कि कोई लोग ऐसे चाहते हैं। वो यहाँ मेरे सामने भी वो समस्या नहीं है, वो समस्या पहाड़ के सामने भी है। और क्योंकि शेखर पाठक के बाद कौन पहाड़ इतना लोग संभालेगा। वहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो रुचि ही नहीं है। वो एक पूरा जो एक मिशनरी किस्म का जो सोच होता है वो बहुत अब दुर्लभ होता जा रहा है। लोग मतलब आज का बच्चा मतलब कैरियरिस्ट बहुत ज़्यादा होने लगा क्योंकि जब से इंडिविजुअल लाइफस्टाइल और पूरा उसके तमाम इकोनॉमिक जो चीज़ें समाजशास्त्री उसके कारण होते हैं, आर्थिक सामाजिक कारण। जी। तो इसलिए मतलब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन कोशिश तो जारी रहेगी। तो आपके जब आप ये जो सामाजिक आंदोलनों में कैसे जुड़े? आप अखबारों के जरिए जुड़े पहले से आप? नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि अखबार जब निकाला, जब शुरू में नैनीताल समाचार निकाला था तो एक डाइजेस्ट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है नवनीत करके एक पत्रिका थी, आपने पता नहीं कभी देखी नहीं देखी। उस दौर में बहुत वो थी, वो एक डाइजेस्ट थी, इसमें सारे विषयों का समावेश रहता। तो मेरे दिमाग में हमेशा पता नहीं क्यों नवनीत रहती थी और मैं उसी तरह से कि उत्तराखंड के सारे इतिहास भूगोल अलाना फला इन सब पर लोगों से लिखवाऊंगा और इसको छापूंगा। लेकिन ये आंदोलन का मुखपत्र होगा या इसके पीछे कोई वैचारिकता भी होगी, ये कभी नहीं सोचा था। तो उन दो घटनाओं ने, वन आंदोलन की उन घटनाओं में सुंदरलाल जी का उन्होंने काफ़ी आना जाना रहता था, तो हमने तब वनों की समस्या को समझा। शेखर से परिचय हो ही गया था, शमशेर से तो नैनीताल समाचार निकलने के काफ़ी बाद परिचय हुआ। गिरदा से परिचय हो गया था शुरू में नैनीताल समाचार निकालते हुए, और गिरदा तो नैनीताल आने से पहले ही अपने जो अंडरग्राउंड मूवमेंट में जो लोग थे यहाँ पीलीभीत में, उनके साथ नहीं था लेकिन उनके काफ़ी संपर्क में था, उनके तमाम उस विचारधारा को काफ़ी हद तक मानता था। तो फिर इन सब लोगों के साथ जुड़ते हुए और आंदोलन चलने के बाद फिर चीज़ें स्पष्ट हो। जब आपने अखबार को जो है वो एक प्रकार से आंदोलन का मुखपत्र बनाया, तो आपके कभी घर में बहुत विरोध वगैरह? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ। शुरू में जब डाइजेस्ट के रूप में तो घर वाले
आपके फादर वगैरह? फादर की तो हमारी बहुत बड़ी डेथ हो गई, अच्छा। मतलब माता जी थी मेरी। हाँ जी, हाँ जी। माता जी भाई तमाम लोग उस वक्त तो शुरुआती डाइजेस्ट वाले रूप से किसी को दिक्कत नहीं थी। जी। जब अखबार- जब आपके अखबार का पूरा जो है वो बहुत तीखा होने लगा, अच्छा अच्छा। तो घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां होने हाँ लगी। जी। यहाँ तक स्थितियाँ आई कि कहीं मैं घर से बाहर जाने की सोचने लगा। खैर वो इतिहास हो गया है। जी। तो फिर उस चीज़ को तो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते ना घर के रूप में, लेकिन फिर एक संतुलन साधते हुए खैर चीज़ें यहाँ तक चली आई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने पूरा धन्यवाद, चर्चा करा। हम बहुत उम्मीद धन्यवाद, करते हैं कि बहुत बहुत आपके अनुभवों से जो है उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड के आंदोलन और मजबूत होंगे, और जो यहाँ के मूल प्रश्न है उन पर हमको दोबारा से जाना चाहिए, और नैनीताल समाचार उस पर लगातार प्रयास करता रहेगा, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।